शुरू करो। यहीं से शुरू करो। तुम यहीं से शुरू करो। डॉक्टर अमित जी ही जाएंगे। हाँ ठीक है, एक बार जोरदार स्वागत करके डॉक्टर अमित को बुलाएंगे। पहले ठीक है। बुलाना, फिर मैं धीरज भाई से निवेदन करूँगा। वैद्य अनुवार्तवासी का स्वागत करते हैं। डॉक्टर अमित बहुत कीमती समय अपना का कीमती समय निकालते हैं। मतलब शॉर्ट में बोलना है, ठीक है, बाकी नहीं बोलना। ठीक है। तो बटन वहाँ से ऑन करिएगा। वो बंद है क्या बटन? ये नहीं चल रहा। ऑन किया। शुरू करें। चलिए सब लोग बैठ जाइए अपने स्थान पे। तो आज की जो हमारी कक्षा सबसे स्पेशल होने वाली है, थोड़ा सा हर चीज़ों से अलग, जो अभी तक आप लोगों को नहीं बताया गया। तो हम एक बार जोरदार तालियों के साथ वैद्य अनु भारद्वाज जी का स्वागत करेंगे, जो कि अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच आए हैं। और हम वैद्य धीरज आर्य जी से अनुरोध करेंगे कि वह वैद्य अनु भारद्वाज जी को वस्त्र देकर उनका सम्मान करें। आगे, हाँ आगे जा सकते हैं जी। वहाँ पे क्लास 5 करेंगे। और पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें उनका। और जो हमारा रसोईपति का टी शर्ट है उसको भी देके उनका स्वागत करें। और रसोईपति का बैग को देकर भी उनका स्वागत करें। राजीव भाई को सुनने के बाद जब राजनीति से एक विचारधारा हमारे मन में आई कि हमें इसको प्रैक्टिकल जमीनी स्तर पर कार्य करना है, उसमें मुझे जो प्रेरणा के तौर से राजीव भाई के बाद प्रेरणा के तौर से डॉक्टर विष्णु चौधरी, डॉक्टर अनिल जी और ऐसे बहुत सारे लोग जो मुझे तन मन धन से सब तरीके से जो सहयोग किए, कभी आज ये प्लेटफॉर्म बना है, बना पाने के लिए हम सक्षम हो पाए हैं। तो ये सारा श्रेय जो है हमारी पूज्य राजेंद्र जी को जाता है। और आनंद मार्ग आश्रम में जुड़ने के बाद जब बाबा की शरण में आप लोग आए, हमारे जो आचार्य दादाजी हैं उनके माध्यम से ज्ञान अर्जन करने के बाद यहाँ पर एक बड़ा सा माहौल जो बना गया है, तो दादाजी को भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। आनंद मार्ग आश्रम के जो हमारे गुरुदेव हैं श्री श्री आनंद मूर्ति जी, जिन्होंने इतनी बड़ी व्यवस्था यहाँ पर बनाई है, जहाँ पर आप लोग शामिल हुए हैं। तो समझ डॉक्टर आनंद जी जो क्लास है जो वहाँ पर थोड़ा रह गया था, उसको लेते हुए पंचकर्मा का क्लास शुरू होगा। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। बोर्ड तो वही है ना, वही रहना जैसे बताइए आप। हाँ उधर ठीक है। एक मिनट, माइक की जरूरत है? माइक के साथ पढ़ाएं क्या? ऐसे पीछे सबसे लास्ट वाले सबको सुनाई दे रहा है? स्टैंड लगा दे क्या माइक का? फिर है की जगह पे रुकना पड़ेगा। हाँ 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 नहीं नहीं ठीक है, वो लिखेंगे ना, लिख के बताएंगे। अच्छा वो हाथ में नहीं पकड़ना चाहते, वो लिखेंगे तो फ्री रहते इन बिल्ट है। पंजाब के लोगों का इन बिल्ट ही रहता है। इन बिल्ट बाइक जी। वो कल मैं आ रही थी तो ये बात सुना के फिर मैं आपको
विषय के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो रास्ते में कुछ काम नहीं था, ऐसे फोन पे सोशल मीडिया देख रही थी मैं भी। तो वहां पे एक आया, तो उन्होंने उसमें था कि इस वक्त पूरी दुनिया की जो प्रॉब्लम्स हैं वो दोनों का जवाब पंजाब में है। तो जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस समय हमारे देश में भी है, तो वो बताए थे ढोल, DHOL लिख देती हूँ मैं। डायबिटीज है, हाँ इसको बीच इधर इधर कर सकते हैं। लाइए लाइए उठा लेते हैं, काफी बड़ा है। टेबल को थोड़ा सीधा कर देते हैं, जिनको नहीं दिखता इस साइड आ जाइए। रिकॉर्डिंग चालू रखने दीजिए, उनको मत बोलिए, ठीक है? वो बहुत जरूरी है। अगर ये बोर्ड हम इधर कर लेंगे तो भी इधर का दिक्कत होएगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे तो भी चलेगा। हाँ इधर लगा देंगे, ठीक ठीक। तो इसका था कि हाँ, एक काम करो, यहाँ पे मैं तुमको ही बुलाने वाली हूँ, तुमको ही आना पड़ेगा साथ में ना, ये जब हम बताएंगे तो। यहाँ से उसको देखिएगा। घी या तेल है? तेल या घी नहीं लेकर आए हो? ठीक है, बस ठीक है। ठीक है, चलिए चलिए शुरू करते हैं, बहुत समय हो गया। ठीक है, अभी सबको दिखाई दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है? तो ढोल, ऐसे बताइए कि ढोल यानी कि डायबिटीज है ना, और H से देखा जाए तो हार्मोन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, हैप्पीनेस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, हैप्पीनेस है ही नहीं है जिंदगी में, है ना, तो वो प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, और O से है ओबेसिटी, वेट बढ़ रहा है बहुत, और उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कत हो रही है। और L से बताया था उन्होंने लिपिड्स, तो मैं बोलूंगी L से लाइफस्टाइल, है ना, तो इधर लाइफस्टाइल हो गया, ओबेसिटी ले लीजिए इसको, हाँ जी। इसमें आप हार्ट भी ले सकते हैं, इसको आप हार्मोन्स भी ले सकते हैं। ये दोनों समस्याएं इस समय जो है बहुत बढ़ रही हैं, और ये डायबिटीज, और जिसकी मेन वजह है डाइट। तो ये ढोल याद रखना है। अब ढोल बजता है तो क्या होता है? बीच बीच में आप ऐसे बोल सकते हैं, थोड़ा सा छोड़ दीजिए, टेंशन पड़ेगी फालतू में रहने दीजिए इसको। हाँ, क्या बोले? ढोल के साथ ढोल की आवाज से क्या याद आता है? कपड़ा दे दीजिए। ढोल बजता है तो क्या करते हैं पंजाब के लोग? हाँ, उस डांस को क्या कहते हैं? तो वो है सोल्यूशन। भांगड़ा। अब बताइए बी से क्या सॉल्यूशंस की बात है, जो समस्याएं हैं उनके सॉल्यूशंस की बात है, बी से क्या हो सकता है? हाँ जी, किसी से भी ब्रेक लेना है। हाँ, ब्रेक, और बेली का ध्यान रखना है अपनी, बिल्कुल ठीक। और भावनाएं, भावना के बावला, अच्छा अच्छा, ब्रेन, बेवकूफ तो बन रहे हैं, और कितना बनाएंगे तो वैद्यों के बारे में आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि वैद्य के कुछ गुण रहते हैं, उससे वैद्य की पहचान होती है अच्छे की। इसी तरह से रोगी के गुण भी बताए हैं कि किस रोगी की चिकित्सा करनी है, किसकी नहीं करनी है। तो उसमें लिखा हुआ है कि जो रोगी बहुत ज्यादा क्षीण हो गए हैं, इसमें बल ही नहीं है, बिल्कुल पता ही है कि इसका कुछ नहीं हम कर सकते हैं। दूसरा लिखा हुआ है कि जो आपकी बात नहीं मानता, और यही बात मेरे गुरुजी ने हमें समझाई कि दो बातें उनसे सीखी थी हमने। एक तो कि सिंगल हर्ब से चिकित्सा करो, पेशेंट देखते हुए नाड़ी पकड़े हो, जो जो औषधि दिमाग में आ गई वही उसको ठीक करेगी।
और दूसरा उन्होंने ये बताया था कभी अपने रिश्तेदारों की चिकित्सा नहीं करनी है, क्योंकि वो बात ही नहीं मानेंगे हमारी, वो केवल अपयश देंगे कि तुमको तो कुछ नहीं आता, तो घर पे आके तो डिप्रेशन ही हो जाता है, इसलिए उसको है ना। और ये दो चीजें जो थी हमारे गुरुजी ने हमें सिखाई कि तो वैद्यों की तो ये रोगी के लक्षण ऐसे वैद्यों के भी है, तो उसमें एक वैद्य रहते हैं धीरज जी, जी अभी आपने बेवकूफ बनाने की बात करी ना, जिनको छदमचर वैद्य बोलते हैं, जी कि वो वैद्य के भेष में यमराज है, प्राण हर लेते हैं, प्राण अभिसर, तो प्राणों को हरने वाले वैद्य भी होते हैं, तो ऐसे वैद्यों से दूर रहना है। जिंदा रहने का ये भी एक मंत्र है। तो बेवकूफ जो है वो बनाने का काम तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो उसमें नहीं पड़ना है, ठीक है। तो इसमें चलिए जब तक हम लास्ट में चलते हैं तो तब तक हो सकता है कि इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसको मिटाएंगे नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आज हम इसका जो सोल्यूशन एक मूल मंत्र है वो यहाँ से बना करके फिर उठेंगे। तो सुबह हम बात कर रहे थे स्वस्थ की परिभाषा की, जो आधी बीच में रह गई थी, फिर चर्चा कहीं और चली गई थी। जब हमने सम दोषा सम अग्निष्ट सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मनिंद्रिय मना स्वस्थमिति अवृद्धि थे, ये बात की थी ना। तो अभी तो हम मल पे पहुंचे थे और फिर पता नहीं किधर चले गए उसके बाद। तो जो मल है उनको, उनका सुचारू रूप से काम करना कितना इंपॉर्टेंट है। हम लोग मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है, हम उनको ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं या ज्यादा उन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो मल के बारे में हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो जा ही रहे हैं, इतनी भी इनको भी स्वस्थ की परिभाषा में लाने का मतलब क्या था, क्यों उसको स्वस्थ की परिभाषा में मिलाया गया। तो भाई जो जिनकी किडनी खराब है, जिनको पेशाब नहीं आ रहा, उनसे पूछ के देखिए और उनके परिवार से पूछ के देखिए कि ये सम दोषा सम अग्निष्ट सम धातु मल के इनके साथ मल की चर्चा क्यों की गई। हजारों वर्ष पहले जब स्वस्थ की परिभाषा लिखी गई तो वो लोग जानते थे कि ये जो मल है इनका बाहर निकलना कितना जरूरी है, और रोज प्रतिदिन बाहर निकलना कितना जरूरी है। तो केवल दो मल ही नहीं बल्कि पसीना है जो हम सांस लेते हैं, बाकी के भी मलों की हम बात कर रहे थे। और सभी क्रियाएं जब सुचारू रूप से काम करती हैं, उसके बाद दूसरी लाइन में, श्लोक की दूसरी लाइन में उन्होंने ये फिजिकल हेल्थ के बाद मेंटल हेल्थ का भी बात किया और स्पिरिचुअल हेल्थ की भी बात की। यानी प्रसन्न, आत्मन, इंद्रिय और मन, तीनों हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स अच्छे से काम करें, हमारी आत्मा भी अच्छी प्रसन्न होनी चाहिए, क्योंकि ये जो पर्पस है इस बॉडी को स्वस्थ रखने का, आयुर्वेद को लिखने का, वो यही था कि इस शरीर को स्वस्थ निरोग रखा जाए ताकि इसमें रहते हुए जो है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी है मनुष्य है वो अच्छे से कर सके। तो ये तब की बातें हैं, अब तो इसके बारे में कभी भूले भटके भी ध्यान नहीं जाता कि यहाँ पे आए क्या करने थे। तो जैसे सुबह था कि खाना ही खाने आए हैं और खाना ही पकाने आए हैं, पकाओ और खाओ और खत्म, है ना। तो ये रही स्वस्थ की परिभाषा। अब इसको स्वस्थ रखने के लिए फिर बताया गया कि अच्छा अब क्या दो मेन टारगेट हैं जो इस है ना, इसको सार्थक करने के लिए क्या दो मेन टारगेट हैं और उसके बारे में क्या क्या बताया गया। उसमें से हम एक पार्ट की आज उसके बारे में हम बात करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। तो जो आप सब यहाँ पे आए है ना, सबके आने का कोई कारण है कि नहीं। कोई ऐसे हैं जो ऐसे ही आ गए जिन्होंने सोचा नहीं कि क्यों जाना है, बस आ गए, या सभी ने सोचा, पहले तो सोचा ना, एक एम लिया है ना, एक कोई पहले विचार आया या एक गोल आया, क्यों करना है, क्यों जाना है वहां पे, फिर सोचे कि अच्छा कैसे जाना है, रजिस्टर कैसे करना है, फिर गाड़ी से ट्रेन से जाना है, बस से जाना है, पैदल जाना है, तैर के जाना है, उड़ के जाना है, ये बात की बात है। यानी कि प्लान, एक्शन प्लान बाद में बनेगा, पहले गोल डिसाइड होगा कि गोल क्या है। तो इसी तरह से आयुर्वेद में भी ऐसे ही था कि प्रयोजन क्या है, क्या जरूरत है लिखने की, क्या जरूरत है बताने की। क्योंकि एक जैसे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, अभी तो मैं ही बोल रही हूँ, आपके तो बारी ही नहीं आ रही, लेकिन वहां पे जब चर्चा चल रही थी तो बहुत सारे ऐसे जो आचार्य थे वो बैठे, तो एक सेमिनार चल रहा था, एक संगोष्ठी चल रही थी, उसमें ये सारी चर्चा की जा रही थी। तो प्रश्न हो रहे थे, उत्तर आ रहे थे, तो फिर उसमें निकल के आया कि दो कारण हैं
जिसकी वजह से इस समाज को आयुर्वेद की जरूरत है। पहला स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, और दूसरा आतुरस्य विकार प्रशमनम च अभिधीयते, है ना। तो पहला स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, ये तो सबको क्लियर हो गया। और दूसरा आतुरस्य विकार, आतुर बोलते हैं पेशेंट को, उसका जो विकार है उसकी ट्रीटमेंट करना, जिसमें पूरी दुनिया लगी हुई है, पूरा मेडिकल वर्ल्ड लगा हुआ है, पूरा मेडिकल माफिया लगा हुआ है, ये कहेंगे हम कि ट्रीटमेंट करने में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ बैठे हुए जो सब लोग हैं, मेरा एक प्रश्न है, कितने लोगों को ऐसे लगता है कि जो ट्रीटमेंट्स दुनिया भर में चल रहे हैं, चाहे वो किसी भी पैथी से चल रहे हो, कि वो एक्चुअली सच में ट्रीटमेंट हो रहा है, चिकित्सा हो रही है, लोग ठीक हो रहे हैं? ट्रीटमेंट तो वही हुआ ना, बीमारी का इलाज कर दिया और पेशेंट ठीक हो गया। सो ही वॉज माई पेशेंट, ही इज माई पेशेंट, दोनों में फर्क है। आपने कभी किसी डॉक्टर के मुंह से ये नहीं सुना कि होगा कि ये मेरा पेशेंट था। तो अभी तो ये है कि वंस अ पेशेंट ऑलवेज अ पेशेंट, एक बार बीमार हो गए तो बीमार ही रहेंगे, चल पड़ी गाड़ी, है ना। तो ये जो दूसरी लाइन है, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे आज, पहली लाइन के बारे में बात करेंगे। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ को स्वस्थ कैसे रखना है, इसके लिए आयुर्वेद ने क्या कहा, दिनचर्या की बात की, रात्रिचर्या की बात की, ऋतुचर्या की बात की, है ना। ऋतुचर्या के बारे में भी थोड़ी बहुत बात यहाँ पे हो गई है। तो ऋतुचर्या में बहुत ज्यादा कुछ तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि ऋतुएं गड़बड़ा गई हैं, प्रकृति ही कंफ्यूज हो गई है कि अब क्या करें। हम लोगों ने इतना ज्यादा जो है सब कुछ गड़बड़ किया है कि ऋतुएं भी कंफ्यूज्ड है, कब कहाँ शुरू हो रही है, कहाँ खत्म हो रही है। शरद ऋतु कब, शरद ऋतु के जो महीने रहते थे उसमें उसकी एक क्या कहते हैं, स्पेशल एक चर्या थी, यानी उसमें क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे अभी कौन सी ऋतु है, शरद तो खत्म होगी, हेमंत, फिर शिशिर आएगी, फिर बसंत आएगा, तो है ना, ऐसे ही होता है ना। शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत। तो ये जो चीजें थी ये इसलिए बताई गई थी ताकि इनको करते रहने से हम लोग स्वस्थ रहे। अगर हम ऋतुओं के हिसाब से जीते, सीजन्स के हिसाब से, कि किस मौसम में हमें, किस महीने में हमने क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किस तरह की एक्टिविटीज करनी है, किस तरह के कपड़े पहनने हैं, क्या क्या ऐसी जड़ी बूटी है जो हमारी उसका हिस्सा होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो पीछे ऋतु निकल के गई, शरद ऋतु की मैं बात कर रही हूँ, उसको पित्त का प्रकोप काल माना जाता है, यानी पित्त इतनी बढ़ गई होती है बॉडी में कि उसको बाहर निकाला जा सकता है। तो वो शरद ऋतु का मौसम है। तो उसमें ना केवल खाना रहना, बल्कि जड़ी बूटी एक बताई है हर ऋतु में। तो शरद ऋतु में बताई है, कौन बताएगा, सीसीएफपी वाले तो बताने चाहिए। अब अच्छा चलिए, पित्त के बारे में जब भी बात होती है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है, विरेचन, है ना। या फिर पित्त की शांति करो या फिर उसको बाहर निकाल दो। तो यष्टि मधु बताया कि सबको सेवन करना चाहिए, मधु यष्टि मुलेठी, कि सभी लोगों को शरद ऋतु में यष्टि मधु का सेवन करना चाहिए, क्योंकि वो पित्त शामक होती है, वो ठंडी होती है, वो इन्फ्लेमेशन को कम करती है। और ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि सबसे बढ़िया व्रण रोपण यानी हील करने वाली, जख्म को भरने के लिए अगर कोई औषधि है तो वो यष्टि मधु है। तो किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, जहां पित्त जैसे सिम्टम होंगे, ऋतुचर्या से हम ट्रीटमेंट भी सीख सकते हैं। किस ऋतुचर्या में क्या बताया, उसके हिसाब से ही अगर वैसे लक्षण रोगी को कभी भी पूरे वर्ष भर में आते हैं तो हम सेम चिकित्सा कर सकते हैं। तो अगर हम शरद ऋतुचर्या को समझ लेंगे तो हम पित्त की चिकित्सा करना समझ जाएंगे। इसी तरह से जब हम बसंत ऋतु की चर्या को समझ लेंगे तो हम कफ की चिकित्सा को समझ जाएंगे। इसी तरह से वर्षा ऋतु की चर्या को समझ लेंगे तो हम वात की चिकित्सा करना सीख जाएंगे, क्योंकि उस तरह के लक्षण सब में आना एक प्राकृतिक बात है।
लेकिन वो लक्षण किसी अन्य ऋतु में कभी और आना वो अप्राकृतिक बात है। तो जो भी कुछ एबनॉर्मल है उसी को फिक्स करने की जरूरत है। तो जो प्रकृति सुबह हमने जिसकी हम चर्चा कर रहे थे प्रकृति की, तो उसको ठीक नहीं करना है। जो प्राकृतिक रूप से जैसा है उसको वैसा ही रहना चाहिए, केवल उसको अपने दोषों को बैलेंस करके रखना है। लेकिन जब मुझे पहले रुक्षता नहीं थी अभी आ गई, या पहले जलन नहीं हो रही थी अब होने लग गई, पहले भारीपन नहीं था अब सुस्ती रहने लग गई है, तो इसका मतलब है कि मेरे लिए वो नॉर्मल नहीं है, वो विकृति हुई और विकृति को ठीक करना है। प्रकृति तो बैलेंस है, तो वो हर किसी की प्रकृति अलग अलग है। अब यही मौसम जो अभी है, कुछ लोग जैकेट पहने हैं, कुछ आधी बाजू में है। इसका मतलब इस रूम का या बाहर का जो टेम्परेचर है, हम सब की बॉडी उनको अलग अलग तरह से रिस्पॉन्स कर रही है ना। उसका कारण क्या है? हमारी बॉडी टाइप, हमारी प्रकृति, हमारे अंदरों के दोषों की स्थिति, है ना। किसी को गर्मी ज्यादा लगती है, किसी को ठंड ज्यादा लगती है, ऐसा ही है ना। तो किसी की नेचर अलग रहती है, कोई कंजूस रहता है, कोई खुले खर्चा करता है, कोई बहुत सोच समझ के अपना डिसीजन लेगा। कफ प्रकृति वाले, सुबह हम ये सारी बात कर रहे थे तो ये थोड़ा सा हिस्सा छूट गया था, इसलिए मैं बात कर रही हूँ। तो जो कफ प्रकृति वाले लोग बहुत सोच समझ के डिसीजन लेंगे, उनको चीजों को सीखने में समय लगेगा, लेकिन एक बार जब वो सीख लिए देन दे नो देयर थिंग्स फॉर एवर, हमेशा के लिए उसको याद रहेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, है ना। लेकिन अगर यही लक्षण किसी दूसरे व्यक्ति में आते हैं तो समझो कि वहां पे हमें इंटरवेंशन करना है, कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम उसको वापस जैसा वो पहले था वैसा बना सके। ये है। फिर हमने एज की स्टेजेस की बात करी, ऐसे ही अब बात करेंगे कि किस दोष को कब पकड़ना है, कैसे पकड़ना है और उसको ठीक कैसे करना है। किसी बीमारी का नाम पता होना जरूरी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी बीमारी को स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं, कि उसको उन्माद कहते हैं, कि उसको पागलपन कहते हैं। हमें पता है कि उसमें वात गुण है, उसमें पित्त गुण है, उसकी चिकित्सा करना है। तो जिसकी चिकित्सा करना है उसको पकड़ना जरूरी है, उसका अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू नाम जानना जरूरी नहीं है। उससे पेशेंट का कोई भला नहीं होने वाला। कोई भी भाषा में आप बोल के चिकित्सा कीजिए, पेशेंट ठीक होना चाहिए, है ना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वो चीज जो जिसके बारे में क्यूरियोसिटी बहुत रहती है लेकिन सीखने नहीं मिलता है, वो है नाड़ी कैसे पकड़ते हैं। तो इसका छोटा अ की बात करेंगे। जैसे सुबह हमने आयुर्वेद के छोटे अ की बात करी, अब नाड़ी के छोटे अ की बात करेंगे। आगे आगे जैसे जैसे हमारा सफर आगे चलता रहेगा, यात्रा चलती रहेगी, तो हम ज्ञ तक भी पहुंच जाएंगे किसी ना किसी दिन। तो इसमें अपनी 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 जो नाड़ी है उस पर अपनी 3 उंगलियां रखनी है आपने। तो ये जो 3 उंगलियां हैं, ये तो जानते ही होंगे कौन कौन सी उंगली कौन कौन सी। ये वाली कौन सी है? ये और ये, हाँ। तो ये 3 उंगलियों से हम इन 3 दोषों को पकड़ते हैं। लेकिन उसको पकड़ते कैसे हैं पहले वो समझ लीजिए, ठीक है। नाड़ी देखनी कहाँ पे है? ज्यादातर लोगों को यहाँ की नाड़ी पकड़ते हुए हमने देखा है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आयुर्वेद में जहां नाड़ी बताई गई है वहां ये नाड़ी देखने के लिए बोला गया है। क्योंकि ये तो अच्छों की भी नहीं मिलती है, कभी कभी मेरे भी ढूंढने में आपको बहुत समय लग जाएगा। तो मेरे तो जो दोस्त लोग हैं वो कभी कभी मुझे बोलते होते हैं कि सॉरी यू आर नो मोर, मर गई हो तुम क्योंकि नब्ज ही नहीं। तो जिनकी बहुत फीबल, बहुत धीमी गति रहती है नाड़ी की, तो इसमें क्या है, पल्स को पकड़ के उसकी जो गति है उसका कंपैरिजन किया जाता है जो पक्षी हैं और जो जानवर हैं उनकी चाल से, उससे समझा जाता है दोषों को। ये ऐसा शास्त्रों में बताया गया। इसको जितना हो सके सिंप्लीफाई करके हम समझने की कोशिश करेंगे अगले 10 मिनट में, केवल 10 ही मिनट इस पे देंगे कि इस उंगली के नीचे जो अगर नब्ज महसूस हो रही है कि इस उंगली के नीचे हो रही है, कि इस उंगली के नीचे हो रही है, और ये रखनी कहाँ है, तो जो अंगूठा है, कोई एक व्यक्ति आ जाएंगे, गौरव आ जाओगे। हाथ दायां बायां रहता है
लेकिन जगह सेम ही रहती है। तो ये जो अंगूठा है, इससे एक अंगुली या एक अंगुष्ठ छोड़ के हम लोग नब्ज देखते हैं, और नब्ज यहां से देखी जाती है। ये जो ऊपर की हिस्से है उससे ऐसे नहीं देखी जाती, ऐसे देखी जाती है। ठीक है, इस तरह से रखना है हल्का। फिर इसको धीरे धीरे जब हम दबाते जाते हैं तो ये अलग 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 धातुएं जो हैं या दोष हैं, उनकी जो स्थिति है वो हम समझते हैं। तो वो बड़ी डीप साइंस है। आज हम केवल फर्स्ट लेवल की बात करेंगे कि इस समय इस व्यक्ति में जो मेन दोष पता चल रहा है वो कौन सा है। वो उसका नॉर्मल भी हो सकता है, वो एबनॉर्मल भी हो सकता है। तो सबसे पहले है कि हाथ को बिल्कुल ढीला छोड़ना चाहिए। ठीक है, अगर आपके ऐसे करने पर हाथ पेशेंट का नीचे नहीं जा रहा, इसका मतलब कि उसने अपनी मर्जी से वो हाथ को वहां रखा है। पोजीशन ये रहना चाहिए, कोहनी के नीचे अपने हाथ से आप सपोर्ट दे दीजिए ऐसे करके। और लेकिन कभी भी जब आपने शुरू किया, उसको हम लोग सही स्थिति नहीं मानते हैं। पेशेंट से जब हम बात करते हैं, वो बोलता है या उनका ध्यान कहीं दूसरी जगह जाता है, या लंबी सांस लेने के लिए जब बोलते हैं तो थोड़ी देर के बाद हमें सही जो स्थिति है वो पता चलती है। तो अगर आप सभी या एक दूसरे की अगर पकड़ेंगे तो पहले पकड़ते ही जो मूवमेंट फील होती है, 1 मिनट के बाद वो मूवमेंट चेंज होके फिर वो स्टेबल हो जाती है थोड़ी देर के बाद। तो कई तो ऐसे पकड़े और निकल लिए और दवा लिखे और चलो जी 50 रुपए ले लिए, खत्म काम, कल फिर से आ जाना, है ना। तो वो एक तरह से एटीएम कार्ड्स की तरह है। पेशेंट आओ स्वाइप करो और निकलो, आओ स्वाइप करो और निकलो, इस तरह से हो गए हैं, फटाफट फटाफट फटाफट। तो ऐसा नहीं करना है, समय लगाना है। सबसे पहले लंबी सांस लेने के लिए बोलना है। हाथ को ये हम चेक कर सकते हैं कि वो रिलैक्स्ड है कि नहीं है। छोड़ दीजिए हाथ को, अगर नहीं छूटा है तो इसका मतलब कि सही समय नहीं है नब्ज देखने का। ठीक है, तो जब हम यहां से देखते हैं तो अपनी अपनी नब्ज देखिए। हम भी रैंडमली किसी किसी की बीच में से देखेंगे। गौरव की भी देख सकते हैं आप। गौरव की तो खड़े हैं ना, तो सही से आएगी नहीं। तो इसमें हमें किसी एक उंगली पे या दो पे ज्यादा फील हो रहा है, जो पल्सेशन है ना, जो बीट है ना। पहली बात तो ये कि नीचे की तरफ से यूं देखिए, नीचे से देखिए। तो जो ये तर्जनी उंगली है, ये खुद ब खुद इंडेक्स फिंगर जो है ये अंगूठे की तरफ आ जाती है जब हम नीचे से देखते हैं। ठीक है, और जी फिर एक तो हुआ प्रेशर कि किस उंगली के नीचे फील हो रहा है, दूसरी है उसकी स्पीड, वो कितनी स्पीड से चल रही है, तीसरा है उसका वॉल्यूम, मतलब वो उसमें जान कितनी है, वॉल्यूम कितना है उसमें, है ना। तो उससे पता चलता है। तो इसको अलग 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 पशु पंछियों की चाल से जो है मिलाया गया, उसके साथ कंपैरिजन इसका किया गया। तो ऐसे बताया गया कि जो सांप की तरह गति हो, यानी जिसको पता ही नहीं चल रहा अभी तो इधर थी, अभी इधर थी, अभी किधर गई, और बिल्कुल एकदम धागे के जैसी महसूस हो, तो वो वात नाड़ी होती है, वात गुण की नाड़ी होती है। अगर पल्स धागे की जैसी फीबल और एकदम ऐसी महसूस हो रही है कि पकड़ में नहीं आ रही है, या अभी इस यहाँ फील हो रही है, अभी कहीं हो रही है, तो जैसे हमने वायु की बात की थी, बिल्कुल वही नेचर रहती है। तो सांप की तरह अभी इधर है, अभी इधर है, किधर है किधर है, उसको पकड़ने में कितना कष्ट होता है सबको मालूम है। तो इसी तरह से जो वातज नाड़ी है उसको भी पकड़ने में कष्ट होता है। ठीक है, तो वो वात की नाड़ी है। फिर पित्त की नाड़ी की तुलना करते हैं, या तो गौरैया रहती है ना जो चिड़िया, या तो उसकी मूवमेंट से या मेंढक के मूवमेंट से। मतलब अगर पित्त के स्थान पर आपको ऐसी चिड़िया के फुदकने जैसी या मेंढक के लंबी लंबी छलांगों जैसी पल्स अगर फील हो रही है, तो वो उसकी जगह पे वात पित्त और कफ की जगह पर ही उनकी नाड़ी कैसी रहती है, ये मैं उसकी बात कर रही हूँ। फिर हम इसकी जगह पे ये मूवमेंट, इसकी जगह पे ये गति, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि वो दोष बड़ा है तो कहाँ गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, और चलिए कितने लोग हैं जिनको पहली वाली उंगली पे महसूस हुआ? थोड़ा कॉन्फिडेंस से हाथ ऊपर कीजिए। फर्स्ट वाले पे,
ठीक है, और दूसरे वाले पे दोनों पे, और तीसरा उंगली पे तो किनको किनको? कोई ऐसे भी है जिनको मिला ही नहीं पल्स अपना? वो जिंदा कैसे? नहीं, वो उसमें दो कंडीशंस है ना, एक तो ये है कि वो है ही नहीं, बस दिख रहा है। और दूसरा है कि वो करना नहीं चाहते हैं। तो जो कुछ नहीं करना चाहता है वो मृत समान ही होते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही है ना। तो अब एक दूसरे की देखिए, एक दूसरे की देखिए, अड़ोसी पड़ोसी की देख लीजिए। मेरी देखो तुम, अच्छा इधर वाले देखो, ये ये जो टिप्स हैं इनसे देखते हैं, ये वाले जो ऊपर के हैं। अगर आप हारमोनियम बजाएंगे तो जैसे बजाएंगे वैसे ही पल्स देखना है, इससे एक उंगली नीचे बोल रहे हैं। ऐसे। ऐसे जी हाँ, हाँ ऐसे, इस तरह से देखना है। बिल्कुल शांत रहिए, एक लंबी सांस लीजिए मेरे साथ, एक और बाएं हाथ में देखना है ना, ये दाएं हाथ। पहले पकड़ना तो सीखो भैया, फिर कहीं पर भी देख सकते हैं। हाँ जैसे यहाँ पकड़ में आते ही देखते हैं। जी हाँ, आपको महसूस हो रही है, ये यहाँ होती है, ये जो ये बीच में आपको ये महसूस हो रही है, ये इसके साइड पर रहती हैं, अंगूठे के नीचे, ये जो है इसके नीचे, ठीक है। लेकिन ये पल्स जो है जब कोई बहुत ज्यादा शॉक में है या बहुत बीमार है तो उनकी कभी कभी यहाँ नहीं मिलती है, तो हम यहाँ पर या और भी स्थान है शरीर में जहां पर हम पल्स को देख सकते हैं। हाँ, सब काफी सारी जगह है जहां हम देख सकते हैं। ये यहाँ रहती है, इसके साइड पे। तो ये है वात, ये है पित्त और ये है कफ। तो गति मैंने बता दी। अगर आपको सांप जैसी गति, मतलब पकड़ में नहीं आ रही है, बहुत धागे जैसी है, फीबल है एकदम, और उसकी जो मूवमेंट है वो रेगुलर नहीं है। रेगुलर मतलब ऐसे नहीं है कि हमें टक 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 ऐसे अगर महसूस हो रही है तो वो रेगुलर है। लेकिन अगर कभी कम महसूस हो रही, कभी ज्यादा महसूस हो रही है, तो वो जो कुछ भी जिसमें इरेगुलरिटी नहीं है, जिसमें चंचलता है, वो सब वातज होता है। ठीक, तो वो वायु की, ये तो हो गया हमें पहले स्थान कि 1 2 3 वात पित्त और कफ, है ना। तो ये तीनों नाड़ियां हमें, ये तीनों प्रकार की दोषों की हमें पता चल गई। दूसरा ये, अब कौन सी चीज कहाँ बढ़ी हुई है थोड़े से इसके बारे में बता देते हैं। मान लीजिए कि मान लीजिए कि जो पहली उंगली है वहां पे हमें पित्त की गति महसूस हो रही है, यानी कि जैसी पित्त नाड़ी होती है वो पहली उंगली के नीचे हमें महसूस हो रही है। ठीक है, यानी बिल्कुल एकदम से अच्छी पल्स फील होगी, उसकी गति अच्छी होगी, उसका वॉल्यूम भी हमें अच्छा महसूस होगा। लेकिन वो या तो चिड़िया के फुदकने जैसी लगेगी या मेंढक के। तो मेंढक जैसी जो होती है तो वो बढ़ी हुई पित्त की होती है, बढ़ी हुई पित्त की नाड़ी होती है मेंढक जैसी, जो ज्यादा तेज तेज चल रही है, ज्यादा उछल रही है। अगर आपने ईसीजी को कभी देखा है, मैंने कहाँ रखा, ये रहा, है ना। ईसीजी देखिए कभी, ऐसे रहती है ना, और एक यहाँ पे भी होती है ना। तो ये बिल्कुल नाड़ी की ही गति है। अगर ये ज्यादा मेंढक के जैसे लंबी लंबी छलांग मार रही है तो भी नॉर्मल नहीं है ना। अगर ये इससे छोटी आ रही है तब भी नहीं, अगर ऐसे ऐसे आ रही है, हाँ, नो मोर तो ये हो गया भैया। नो मोर में तो कुछ भी नहीं बचेगा ना। हाँ, जोलकावत या फिर सर्पवत, या तो जोलका के जैसी या सर्प के जैसी, फिर ऐसे ही पित्त की और ऐसे ही कफ की हंस के जैसी, या फिर
और किसकी जैसी? सॉरी, मयूर, मोर के नाचने जैसी। तो ये, लेकिन ये सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं बातें, लेकिन इसको जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम इसको समझेंगे। तो इसको सीखना कैसे है? उल्टा सीखिए। अगर पेशेंट की प्रॉब्लम पहले से मालूम है तो उसकी नाड़ी को देखना है, उसको याद रखना है, उसको दिमाग में बिठाना है, उंगलियों के नीचे महसूस कीजिए, समय लेकर इसको पकड़ने की कोशिश कीजिए, और तब पता चलेगा कि कौन सी गति कहाँ आ रही है। तब हमें ये समझ में आएगा, अच्छा ये वात जैसी गति है, लेकिन ये तो पित्त के स्थान पर आ रही है। इसका मतलब कि ये जो पित्त वाला एरिया है, ये सुबह हम बात करते करते आगे नहीं बढ़ पाए थे। ड्राइंग पे मत जाइएगा। तो अब हमने ये समझा कि वात पित्त का कैसे पता चलेंगे हमें शरीर में, सुबह जो हमने बात करी उससे। दूसरा हमने यहाँ पे भी देखा। अब हम इसको और बॉडी को मिलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये जो एरिया है पहला, गर्दन से लेके और जो चेस्ट का एरिया है, डायफ्राम तक। डायफ्राम तो दिखाई नहीं दे रहा, तो जहां पे हमारी ये रिब्स खत्म हो रहे हैं, जहां पे हमारे रिब्स खत्म हो रहे हैं वहां तक का जो एरिया है, एक हो गया। दूसरा है जहां तक नाभि है वो एरिया है, और तीसरा है नाभि से नीचे का एरिया। 1, 2 और 3, ये है कफ, पित्त और वात का घर, उसका स्थान ज्यादातर यहाँ पे होती हैं। अब इसको समझिए, पहले वात की बात करें कि पहले कफ की करें? पहले कफ की कर लेते हैं, चलिए। तो यहाँ कौन कौन से अंग हैं? रिब केज के अंदर छाती में 2 ही अंग हैं, एक तो हार्ट है और दूसरा फेफड़े हैं। दोनों को अगर आप देखें तो दोनों ही कफ के अंग हैं, दोनों ही कफ के अंग हैं। इनकी कोई भी बीमारी होगी तो कफ जरूर इन्वॉल्व होगा उसमें, चाहे वो लंग्स की हो चाहे वो हार्ट की हो। तो दोनों स्थितियों में हमें कफ को देखना ही पड़ता है, ठीक है ना। और हालांकि गति वात की वजह से है और सांस भी आ जा रही है, वो भी, उसको भी पकड़ना है, लेकिन पहले एक को अगर हम समझ लेंगे तो दूसरा खुद ब खुद समझ में उसके आ जाता है, ठीक। एक ये है कफ का स्थान। अब दूसरा है पित्त का स्थान। अब देखा जाए तो ये जो नाभि और डायफ्राम के बीच की जगह है, ज्यादातर हमारे अंग इसी हिस्से में है। इधर लीवर होता है, लीवर के नीचे गॉल ब्लैडर रहता है, इधर स्टोमक रहता है, यानी जो पेट जहां खाना जाता है, इसके पीछे स्प्लीन रहती है, पैंक्रियाज रहते हैं। यहाँ ये जो खाना यहाँ से गया, इसमें से फिर इधर ड्यूडेनम, जजनम, इलियम, यहाँ छोटी आंत है, यहाँ बड़ी आंत है, इसके पीछे यहाँ किडनीज रहती हैं, है ना, यहाँ इस एरिया में। तो ज्यादातर अंग यहीं पे हैं, और ये वो अंग है जो खाने को पचाने में और उसको, है ना, उसमें से सारी जो भी उसको लेने में, यहाँ पे सारा काम होता है। तो मेटाबॉलिज्म जो है इस जगह पे डिपेंडेंट है पूरा। इसको पित्त का स्थान माना गया है, और इसीलिए हेड ऑफिस क्या है पित्त का, क्योंकि ये सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारे शरीर की, सबसे बड़ी ग्लैंड है। ऑर्गन तो स्किन है, सबसे बड़ा ग्लैंड, सबसे बड़ा हमारा जो है लीवर है, और सबसे इंटेलिजेंट भी लीवर ही है, सबसे इंटेलिजेंट अंग भी हमारा लीवर है। और ठीक है, और तीसरा है वात। अब इसके नीचे जो जगह, इसके नीचे रहती है यूरिनरी ब्लैडर, है ना, महिलाओं में यूट्रस और बड़ी आंत यहां रहती है, हाँ, और जेनिटल ऑर्गन्स, ठीक है ना।
तो ये एरिया, ये जो जगह है, यहाँ पे वो अंग है जिनके अंदर खूब सारी जगह है, खूब सारा स्पेस है, खूब सारा स्पेस है उनके अंदर। तो हम सब यहाँ से बाहर चले जाएंगे, सब कुछ बाहर निकाल देंगे, तो भी ये कमरा खाली नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या भरा रहेगा, जहां ज्यादा खाली जगह है वहां ज्यादा वात है, वायु है, हवा है, कुछ भी, इसको हम किसी भी नाम से बुला सकते हैं, है ना। तो ये वायु का घर है, मेन घर, हेड ऑफिस। ये पित्त का हेड ऑफिस है और ये कफ का हेड ऑफिस है। अब ट्रीटमेंट में हमने इसका इस्तेमाल कैसे करना है? ट्रीटमेंट में हमने इसका इस्तेमाल ऐसे करना है कि अगर हमने दोष पकड़ लिया, पेशेंट को देख के, उसके लक्षण देख के, अगर किसी भी कोई भी डिजीज है, चाहे वो जॉइंट पेन है, चाहे वो स्किन की प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, अगर उसमें बॉडी में रुक्षता ज्यादा कर दी, रफनेस आ गई, स्किन में रफनेस नजर आ रही है, जॉइंट्स की अगर हम बात सुबह भी कर रहे थे, अगर ज्यादा जगह खाली है तो वहां ज्यादा एयर की मूवमेंट की साउंड ज्यादा होगी, आवाज ज्यादा आएगी, है ना। तो हमने पकड़ लिया दोष की वात दोष है, ठीक। इसका मैं एक टेबल बना देती हूं, इसको दोबारा लिख लेंगे। जॉइंट्स की एग्जांपल ले लूं, उससे समझ में आ जाएगा। तो जॉइंट्स में 3 तरह की प्रॉब्लम्स मेन मानी जाती हैं आजकल। एक है OA, जिसको कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, दूसरा है RA, जिसको कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और तीसरा है गाउट। ये है ऑस्टियोआर्थराइटिस। अभी इसके नाम को समझ लीजिएगा तो सब समझ में आ जाएगा। मतलब यहां पे क्या है, हड्डियां अंदर से खाली हो रही हैं, जॉइंट्स सूख रहे हैं, मतलब उनका वहां जगह खाली बन रही है, ठीक है, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं ना मॉडर्न साइंस में। तो जो जब वातज स्टेज में हम अपने उम्र के वात वाली पड़ाव में पहुंच गए, तब ये दिक्कत आया करती थी। लेकिन आजकल ये किसी भी उम्र में हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग ओवर यूसेज करते हैं या ऐसा काम करते हैं, ऐसा रहन सहन है हमारा, जिससे कि हमारी वायु जो है वो लगातार इम्बैलेंस हो रही है ना। नहीं तो क्या था, जीवन भर तो इतना काम ले लिए, और जैसे जैसे उम्र के साथ साथ 50 के ऊपर, 60 के ऊपर, पहले तो ये भी नहीं कुछ उम्र मानी जाती थी, लेकिन चलो अब इसी को समझ लेते हैं कि अगर 50 के ऊपर गए तो ऐसा माना जाता है कि जोड़ों में दर्द होना नॉर्मल बात है, उनमें से आवाज आना नॉर्मल बात है। ऐसे हमने सोच लिया हुआ है, ऐसे हमने सोच लिया हुआ है ना। तो वो तरह की जो दर्द है, जिसमें से जोड़ों में से आवाज आने लगती है, वो ड्राई हो जाते हैं, सूखे सूखे हो जाते हैं, है ना, और दर्द होती है, तो वो जो प्रॉब्लम है उसको बोलते हैं संधिवात या संधिगत वात। संधियों में जो जितनी भी जॉइंट्स है उसमें क्या क्या भर गया, वायु, संधिवात। तो संधिवात को से ही पता चल गया कि इसमें कौन सा सबसे ज्यादा जो कौन सा गुण है जिसको हमें देखना है, वायु। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करते हैं। जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये जोड़ों की समस्या ही नहीं है, ये जोड़ों में दिखती है, लेकिन ये समस्या कहीं दूसरी जगह की है। ये ऑटोइम्यूनिटी इसको कहा जाता है। इसको अगर हम समझें, जब हम भोजन करते हैं, सुबह हमने धातुओं की एक सीक्वेंस को रट्टा लगाया था, रस, पहली कौन सी है, दूसरी मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। जो भी हमने खाया सबसे पहले वो क्या बनता है, वो रस कहाँ जाके बनता है, यहां तक पहुंच के, जब वो पूरा खाना जो भी उसका बनना था यहां से लेके यहां तक, और फिर वो जब हमारे शरीर ने उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में जो छोटी आंत रहती है, छोटी आंत इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अंदर से बहुत पतली पाइप रहती है, वो एक तरह से ऐसे समझिए, छोटा पाइप रहता है, मोटा पाइप नहीं रहता, लेकिन लंबी बहुत रहती है। और उसको वहां से जब हमने उसको सोख लिया, हमारे खून में वो जाने के लिए तैयार है, वो पहले
जो बनता है उसको कहते हैं रस। यानी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जब वो उस रूप में आ गया जिसको हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, तो रस धातु को हम ऐसे समझ सकते हैं। ये इसको लिम्फेटिक्स या लिम्फ्स के साथ में भी कंपेयर करते हैं। मैं इसलिए दोनों तरह से बता रही हूँ क्योंकि कभी कभी पेशेंट हमारे सामने बैठता है या हम सुनते हैं तो ये शब्द हमें कंपेयर करने में मुश्किल होती है। इसलिए मैं दोनों को, मैं अमेरिका भी जाती हूँ, वहां पर भी ऐसा ही करती हूँ ताकि उन लोगों को समझ में आ जाए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो वो बना रस, ये पहला। फिर अगर रस धातु सही है, अच्छा है, तब अगली धातु का पोषण करेगा। और अगली धातु कौन सी है? तो धातु माने लेयर, ऐसे समझ लीजिए। रस, रक्त, फिर रक्त धातु अपना काम कर रही है, फिर वो नरिशमेंट दे रही है, वो उसमें सारा कुछ एब्जॉर्ब हो गया, ले लिया उसने, सोख लिया, और वो लेके वो जो रक्त है, वो जो खून है, जो ब्लड है, वो पूरी बॉडी में दौड़ता है। तो जो ब्लड के सेल्स हैं वो लॉरीज के जैसे, मतलब ट्रक्स के जैसे, गाड़ियों की तरह है। उनको कुछ काम नहीं है, उनको इधर से सामान उठाना है, उधर छोड़ना है, उधर से उठाना है, उधर छोड़ना है। आंत में गए, पका हुआ भोजन उठाया और भागने लगे, भाग भाग के सेल्स के पास गए, हर सेल को दिया, और फिर वहां सेल्स से क्या हुआ? सेल्स में तो फैक्ट्री चल रही है, उन सेल्स में जो फैक्ट्रियां चल रही हैं वहां पे वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, वो वेस्ट मटेरियल वहां से उठाया, उस वेस्ट मटेरियल को छोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ छोड़ा? लंग्स में, लंग्स में से ऑक्सीजन उठा ली और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ छोड़ दिया। बाकी जो चीज जहां से बाहर निकल सकती है वहां वहां ब्लड छोड़ता जाता है। जैसे किडनीज में गया तो वहां यूरिया छोड़ दिया, क्रिएटिनिन छोड़ दिया, बड़े फेमस हो रहे हैं ना ये सारे शब्द आजकल। तो इस तरह से हमारा ब्लड के जो सेल्स हैं वो ट्रक्स की तरह काम करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, अगर ये ट्रांसपोर्टेशन सही से चल रहा है, अगर उन ट्रक्स की सर्विस अच्छे से हो रही है, अगर उनके इंजन सही से काम कर रहे हैं, तो वो लगातार भागते रहेंगे, सप्लाई बढ़िया चलती रहेगी, सब कुछ सही रहेगा। लेकिन ट्रक्स खराब हो गए, हमने उनको ध्यान नहीं दिया या कुछ ऐसा कर दिया कि उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो वो सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करेगा। तो रस जो हमने खाया, जो पच गया, पचा हुआ जो बना वो रस बना, उसको लेकर के रक्त भागता है। और रक्त जब, अगर रक्त की क्वालिटी अच्छी है तो आगे वो तीसरी कौन सी? मांस। मांस में हमारे मसल्स आते हैं, है ना। एक एग्जांपल ले लो, ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज बना, ग्लूकोज क्या है? रस, एक तरह का है ये। तो ये रस हुआ, इसको ब्लड लेके भागता है, ब्लड लेके भागता है ना, और फिर इसको इस्तेमाल कौन करते हैं? मसल्स। मसल्स फिर हर अंग को चलाते हैं। सारे अंगों की मूवमेंट तो मसल्स की वजह से है ना। हार्ट मसल्स हैं, हमारे हाथ चल रहे हैं, हड्डियां तो अपने आप से नहीं घूम सकती, वो तो जैसी की तसी रहती हैं, तो मसल्स ही उनको चलाते हैं। तो तीसरी लेयर का कौन ध्यान रखना है? दूसरी लेयर, और फिर वो आगे तीसरी लेयर। अगर वहां से बच गया, वहां इस्तेमाल नहीं हुआ, हमने खा तो लिया दबा के, इसका भी इस्तेमाल कर लिया पकाने में, इसका भी इस्तेमाल कर लिया खाने में, लेकिन पैरों का तो इस्तेमाल किया ही नहीं, तो फिर वो जो अनयूज्ड ग्लूकोज है या अनयूज्ड वो जो न्यूट्रिशन है जो मसल्स ने इस्तेमाल करनी थी वो की ही नहीं, तो वो जाके कहा, वो क्या बन जाएगी? मेद। वो ज्यादा कनेक्टिव टिश्यूज चाहिए हैं, फैट चाहिए, लेकिन और ज्यादा बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसलिए इनको एक सीक्वेंस में याद रखना जरूरी है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। शुक्र यानी कि रिप्रोडक्शन सबसे लास्ट में इसका नंबर आता है, कि अगर बाकी के सारे प्रोग्राम सही चल रहे हैं तब जाके जो है ये रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है ठीक से काम करेगा। इसको अगर और गहराई से आप समझेंगे ना, तो इसके हर एक धातु के अपने अपने मल और वो भी रहते हैं, तो हम तुरंत से पकड़ लेंगे सिम्टम पकड़ते ही कि अच्छा, इसको धात्री को दूध अच्छे से नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसकी रस धातु सही से काम नहीं कर रही है ना। तो वो जब हम धातुएं पढ़ते हैं तो समझ नहीं आता कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो यहाँ इस तरह से समझना है हमने कि अगर इसकी होने वाली एक्टिविटी इस लेयर की सही नहीं, इसका मतलब मुझे इसको ठीक करना है। अब रक्त धातु में गड़बड़ है, मान लो रक्त धातु में गड़बड़ होगी, सेल कम हो गए, ज्यादा हो गए, कुछ भी हो गया,
ज्यादा हो गए कैंसर बन गया, कम हो गए प्लेटलेट कम हो गए तब प्रॉब्लम आ गई, है ना। तो अगर कम ज्यादा ये है तो इसको, तो रक्त धातु मैंने क्या बताया था सुबह, रक्त धातु में कौन सा दोष ज्यादा डोमिनेंट है? वो तो गति है। पित्त, लीवर, रक्त, स्किन, पित्त की थैली, सभी पित्त है। स्किन में भी पित्त का स्थान है, आंख में भी है ना। तो अगर और इनकी जितनी भी समस्याएं हैं, इन चीजों की, इन जगहों की, उसमें पित्त इन्वॉल्व होता ही है। तो रक्त की अगर कोई भी दिक्कत है तो आपको पित्त की चिकित्सा करनी है, और पित्त की चिकित्सा करनी है तो पित्त को प्राइमरीली बाहर निकालने की कोशिश करनी है जितना हो सके, विरेचन देके, ठीक है। और फिर जो बच गया उसको अंदर ही शांत करने की कोशिश करनी। तो इस तरह का खान पीन करना है, भोजन भी उस तरह से हमें चूज करना है कि हमने क्या खाना है, और औषधि भी जो कि पित्त को या तो बाहर निकाल दे या शांत कर दे, उससे अपोजिट गुण वाली, ठीक है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है, जो रस है, पहली लेयर, हमने भोजन खाया लेकिन वो पचा नहीं, उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, बिना भूखे भोजन खा रहे, अग्नि मांदे हैं, नीचे गैस ही नहीं चल रही है, ईंधन ही नहीं है ना, कुछ अग्नि ही नहीं है तो भोजन कैसे पकेगा, या फिर अग्नि कम है और भोजन ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो भोजन पचता नहीं है, अधपका रह जाता है, अधपचा रह जाता है, और वो जाकर के फिर वो जो उसको विष कहा जाता है। और इसी के लिए ही एक शब्द आयुर्वेद में इस्तेमाल किया गया है जिसको आम कहते हैं, आम। तो ये जाके क्या करता है, बाकी हर जगह पे जहां जहां इसने जाना था वहां पे ये जो नॉर्मल चीजें हैं उनके साथ ये मिक्स होके घर ढूंढता है, कहाँ कहाँ, जहां इसको जगह मिल गई वहां ये जाके अपना अड्डा बना लेगा। अड्डा सिर्फ बनाएगा ही नहीं, वहां बैठे बैठे अपने आप को पहले बढ़ाएगा, पहले स्ट्रॉन्ग करेगा, फिर जब सही समय इसको लगता है कि अब समय सही है, तो जहां जो अंग वीक है उसमें जाके अटैक, वहां ये फिर बीमारी दिखाएगा। अगर ये, इसको कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी, अगर ये ऑटो इम्यूनिटी जोड़ों में नजर आ रही है तो वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, यानी कि आम वात, आम के साथ दूषित वात, और यहां संधियों में बढ़ी हुई वात। तो यहां जोड़ों की चिकित्सा नहीं करनी है, पेट की करनी है कि वो उसको पचाए, पहले इसको पचाना पड़ेगा जो जो घूम रहा है पूरी बॉडी में। अगर यही ऑटो इम्यूनिटी स्किन में नजर आ जाती है तो उसको बोलते हैं सोरियासिस। करना वहां पर भी यही है, करना वहां पर भी है, वहां स्किन की जितनी दूसरी दिक्कतें रहती है ना, उसके जैसी चिकित्सा नहीं की जा सकती, करना वहां पर भी यही है, इसी को ठीक करना पड़ेगा तो वो अपने आप से ठीक होगा। ये जहां जहां घूमता रहता है, जहां जहां इसको लगता है ये बंदा कमजोर है, इसको पकड़ो, ऐसे ही है। तो आम बात इसके, और ये तीसरा है गाउट, यानी जैसे गठिया जिसको बोलते हैं, जिसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है, बोलते हैं ना, ये भी जोड़ों की दिक्कत नहीं है। यूरिक एसिड में क्या होता है, गठिया गाउट में क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ता है, दर्द, हाँ दर्द होता है, बिल्कुल, सूजन हो जाता है, टेढ़े भी हो जाते हैं, वो इसमें भी हो जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक खास तरह की प्रोटीन रहती है, प्यूरिन्स बोलते हैं उसको, वो पचती नहीं है ठीक से, तो वो जो बनना चाहिए वो नहीं बन के एसिड बन जाती है, यूरिक एसिड। तो अब एसिड से समझ लीजिए कि इसका दोष क्या है, पित्त। तो ये वात है, ये कफ है, और ये पित्त है। तो वो जो छोटे 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 क्रिस्टल उसके बन जाते हैं, वो घूमते हैं और जहां जोड़ों में जमने शुरू हो जाते हैं। वो केवल जोड़ों में नहीं, ऑर्गन्स में, लीवर्स में, लंग्स में, ब्रेन में, कहीं पर भी वो इकट्ठे हो सकते हैं, जम सकते हैं यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स। सिर्फ जोड़ों की दिक्कत नहीं करते ये, लेकिन इसीलिए गाउट वाले लोगों को बाद में जाके दूसरे ऑर्गन्स को भी वो डैमेज करता है ये। लेकिन जोड़ों में क्या, छोटे जोड़ जो रहते हैं ना, ज्यादातर गाउट आप देखेंगे। अब इसको अब पहचानना कैसे, बिना टेस्ट कराए, बिना टेस्ट कराए कैसे पहचानते हैं, बिना टेस्ट कराए अगर अपने पेशेंट आ गया जोड़ों के दर्द के साथ,
तो क्या पहले समझने की कोशिश करनी है कि वो उसकी पेन की नेचर कैसी है। पहली एक बोल रहा है मेरे घुटनों में दर्द है। अब घुटनों में दर्द इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, शुरू है ना। घुटनों में दर्द है तो हमने पूछना है कि कब होता है, सुबह होता है कि शाम को होता है, मूवमेंट करने से बढ़ता है कि मूवमेंट करने से कम होता है ना। तो जो दर्द सुबह तो ठीक था, लेकिन जैसे जैसे दिन में एक्टिविटीज की, जैसे जैसे हम चलते रहे, जैसे जैसे मूवमेंट होती रही, वो बढ़ता रहा, शाम होते होते वो बढ़ जाता है। वो कौन सा दोष होगा? यस, मूवमेंट वात, ऐसे ही याद रखना है। मूवमेंट होने से जो बढ़े वो वातज है, मूवमेंट कम करने से जो ठीक हो जाए वो वातज है, क्योंकि वो शांत हो गया। तो रात को सो जाएंगे तो सुबह बढ़िया उठेंगे, लेकिन जैसे जैसे दिन दिन में काम करेंगे तो दिक्कत। तो वो ये कंडीशन है कि इसका नेचर ऑफ पेन ऐसा रहेगा। आवाज आएगी, पहली बात, टक टक कट 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 करेंगे जॉइंट्स, है ना। और दूसरा जो नेचर ऑफ पेन है वो हमने पूछना है। और अगर आराम करने से बढ़ती है दर्द, चलने फिरने से ठीक हो जाती है, तो समझो कि कफ जो है वो जब एक जगह पे रुक गया तो उसने रुकावट पैदा की, तो वो दर्द बढ़ा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में या आम बात में ऐसा ही होता है। दिन में जैसे सुबह उठना बहुत ही मुश्किल, स्टिफनेस होगी बहुत ज्यादा। जहां कहीं भी स्टिफनेस है तो समझिए कि वहां कफ गड़बड़ कर रहा है, जहां कहीं भी स्टिफनेस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फ्रोजन शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर में क्या रहता है, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है, बस एक्टिविटी, जहां भी एक्टिविटी में रुकावट आ रही है तो वहां कफ होता है, जहां रुकावट आ रही है। बाकी सब प्रोग्राम ठीक है, लेकिन किसी वजह से वो जो जॉइंट है उसको, वहां जैसे बाढ़ आ गई तो रोड पे गाड़ी नहीं चल सकती, पानी निकल जाएगा तो रोड पे गाड़ी भागने लगेगी। तो हमें गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, ना रोड में दिक्कत है, वहां जो बाढ़ आ रखी है उसकी दिक्कत है, उसको ठीक करेंगे ना। तो इसी तरह से इस जॉइंट में ऐसे होता है, इस जॉइंट में कफ की चिकित्सा करनी पड़ती है, क्योंकि पेशेंट बोलेगा मैं जब सुबह उठता हूं बहुत ज्यादा स्टिफनेस होती है, भारीपन होता है, उठ के चलने में बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन जब चल पड़ते हैं तब अच्छा लगता है। जब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है तो एक्टिविटी होती है ना, तो वो कफ पचता रहता है, तो पेशेंट को चलने में आसानी होती है, उसके दर्द कम हो जाती है। तो जो मूवमेंट के साथ बढ़े वो आम बात, सॉरी, मूवमेंट के साथ बढ़े वो कौन सा? संधिगतवात। और जो मूवमेंट के साथ कम हो वो कौन सा? आम बात। और अब आ गया तीसरा। अब इसमें अगर आप देखेंगे ना, पेशेंट की हिस्ट्री इसमें रहेगी कि वो उसका जो खाना पीना रहना सहना इस तरह का रहेगा कि या तो वो बहुत चिंता करता है, या वो ठीक से सोता नहीं है रात को, या फिर वो बहुत चलता है, उसका काम ही ऐसा है कि उसको चलना पड़ रहा है। जो प्लेयर्स रहते हैं जैसे कि ये बास्केटबॉल के, जो स्केटिंग करते हैं वो लोग, ओवर यूसेज, जो ड्राइविंग करते हैं उनके भी जॉइंट्स में ये दिक्कत बहुत जल्दी हो जाती है। तो ये वात को बढ़ाने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं उनको करने से उनकी हिस्ट्री में ये रहेगा। तो टेस्ट कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, ब्लड टेस्ट कराने की, एक्सरे कराने की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी हम पहचान सकते हैं। उनकी हिस्ट्री ऐसी रहेगी, कब्ज रहेगी, कॉन्स्टिपेशन, वो भी तो वातज ही है ना, वो रहेगी। इसमें अगर हम देखें तो अग्निमांद्य रहेगा। अग्निमांद्य माने भूख नहीं लगती थी, कम लगती है, लेकिन वही बात है, मम्मी ने तो बोला है खाना है तो खाना ही है भाई, नहीं तो पिटेंगे, है ना। घर में अब जब अगर घर में माता की या पत्नी की आवाज आ गई कि आ जाओ, तो किसमें किसमें हिम्मत है कि नहीं खाएंगे ऐसा बोलने की? कोई भी नहीं कर सकता ना, खाना ही पड़ता है क्यों धीरज जी तो ये जो है ना, तो उनकी हिस्ट्री ऐसी रहेगी कि शरीर में भारीपन उनका रहेगा, पेट में खाना खाया था लेकिन वो पचता नहीं था अच्छे से, इस तरह की उनके हिस्ट्री लक्षण मिलेंगे। और जो तीसरा है गाउट, वो क्योंकि पित्त की प्रॉब्लम है तो ये मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम है, पचाने वाले तंत्र की प्रॉब्लम है, पचाने वाले, ये अग्नि की प्रॉब्लम है ये। हाँ, इसमें दीपन ही नहीं है, इसमें पचाने वाला प्रोग्राम खराब है। और इसमें क्या है,
इसमें लक्षण रहेंगे कि उसको एसिडिटी रहती थी पेशेंट को पहले, या जलन वाली प्रॉब्लम्स उसको ज्यादा रहती थी, तो उसके लक्षण ही ऐसे, सारी हिस्ट्री उसकी ऐसी रहेगी, वो इरिटेबल सा रहेगा, चिड़चिड़ा स्वभाव का रहेगा। और छोटे जॉइंट्स में जल्दी पकड़ में आता है ये, क्योंकि वहां जगह कम होती है और ये वहां इकट्ठे होते हैं, तो थोड़े से भी इकट्ठे होने से वो जॉइंट की मूवमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और ज्यादातर ये पैर के अंगूठे में देखने को मिलता है। और यहाँ पे जहां पे भी पित्त की समस्या है वहां सूजन होगी, रेडनेस होगी, हीट होगी, छूने से दर्द होगी, इसको टेंडरनेस कहते हैं, छूने से दर्द होना टेंडरनेस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये जॉइंट्स जहां पे स्वेलिंग है लेकिन जलन भी है, हीट भी है, वो गर्म रह रहे हैं जॉइंट्स बहुत ज्यादा, और छूने पे दर्द हो रही है, तो वो पित्त की वजह से होगा। अगर स्वेलिंग तो है लेकिन वहां स्टिफनेस ज्यादा है, छूने से दर्द नहीं हो रहा, तो वो कफ की वजह से होगा। तो इस तरह से हम इनको पहचान सकते हैं। अब हमें दोष समझ में आ गया, वात, कफ और पित्त। अब करते हैं ट्रीटमेंट की बात कि ट्रीटमेंट कैसे करना है। ऐसे स्किन में पहचानना है, बिल्कुल इसी तरह से स्किन में भी अगर कोई दिक्कत है, अगर वहां जलन है वहां पे, है ना, और रेडनेस है, तो वहां पित्त है। खास करके अगर हम सोरियासिस की बात करते हैं ना, तो उसकी स्टेजेस रहती हैं, वो कभी वातज होता है, कभी कफज होता है, कभी पित्तज होता है। जो सोरियासिस है उसमें क्या है कि अगर ड्राइनेस है, फ्लेक्स हैं, क्रैक पड़े हुए हैं, तो जैसे रेगिस्तान की मिट्टी रहती है उस तरह की चमड़ी हो जाती है, तो वातज है। अगर वहां पे जलन है, रेडनेस है ना, इस तरह के लक्षण है, तो पित्तज है। अगर वहां बिल्कुल कीचड़ जैसी दिख रही है तो वो कफज है। कीचड़ जैसे में से कुछ कुछ पानी भी निकलेगा, खुजली होगी, लेकिन उतना जलन नहीं होगा। खुजली वातज में भी हो सकती है, लेकिन दिखने में जो स्किन है, तो ये जब हम देखते हैं ना, 10 तरह के, एक ही तरह के 10 पेशेंट देखेंगे तब जाके दिमाग में ये बात बैठती है। लेकिन हमेशा कोरिलेट करने की कोशिश हमें करनी है। और सबसे बेस्ट है प्रकृति के साथ, मिट्टी के साथ, खेत याद रखिए, बस खेत को कभी नहीं भूलना। खेत की जो मिट्टी है वो कैसी होनी चाहिए, और कैसी वो, अभी अगर चमड़ी दिख रही है तो वो उसमें बाढ़ जैसी स्थिति है या उसमें सूखे जैसी स्थिति है। इसी से हम पकड़ लेंगे कि दोष क्या है। दोष पकड़ लिए तो बीमारी का नाम पता है, नहीं पता है, अभी ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। अब करते हैं वायु की ट्रीटमेंट की बात। शरीर में कहीं पर भी अगर वायु इम्बैलेंस्ड है, बढ़ा हुआ है, तो अब आप सोचेंगे कि बार बार वही चीजें रिपीट हो रही हैं, क्योंकि हमें याद ही वही रखना है ना, कि चल है, सूक्ष्म है, खर है ना, इस तरह की जो वायु के गुण हैं। अगर इस तरह के लक्षण हैं कहीं पर भी, और दर्द है, कहीं पर भी दर्द वायु के बिना नहीं हो सकती, क्योंकि जैसा सुबह हमने समझा था, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो पूरा वायु प्रधान है। तो सेंसेशन जितनी अगर ज्यादा हाइपर एक्टिव हो रखी है तो वायु है वहां पे। और शास्त्रों में ये कहा है कि वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर वात इज तेल। और जब हम तेल की बात करते हैं तो तिल तेल की बात करते हैं, जब तक कि किसी दूसरे तेल का नाम ना लिया जाए। जब भी जहां शास्त्रों में तेल लिखा है वहां तिल तेल है। क्यों? क्योंकि वायु रुक्ष है, तिल तेल स्निग्ध है। वायु लाइट है, तिल तेल हैवी है। वायु ड्राई है, तिल तेल स्निग्ध है। और वायु शीत है और तिल तेल उष्ण है। तो बिल्कुल अपोजिट नेचर है उसको बैलेंस करने के लिए। इसलिए अगर हम मॉडर्न साइंस से इसको समझने की कोशिश करें तो जो जॉइंट्स कैल्शियम की कमी की वजह से खराब हुए, ऑस्टियोपोरोसिस, तो तिल जो रहते हैं वो कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स रहते हैं। इसलिए तिल तेल से मालिश की जाती है बच्चों की भी। तिल तेल से मालिश, है ना। जिन्होंने कभी साइंस नहीं पढ़ी, जिन्होंने कभी किताबें नहीं पढ़ी, ऐसी हमारी दादी परदादी, उन लोगों को भी पता था ये सारी बातें।
तो वो जो तिल तेल की मालिश इसीलिए की जाती है क्योंकि वो जॉइंट्स को लुब्रिकेट करेंगे, वायु को बैलेंस करके रखेंगे, कैल्शियम की कमी को दूर करेंगे। तो तिल को खिलाना भी है और तिल को लगाना भी है, दोनों चीज करना है। अब तो तिल तेल, अगर कोई भी ऐसी समस्या पूरी बॉडी में है जहां हमने पकड़ लिया कि ये वायु की वजह से है और हमें पता है कि वायु के लिए तेल चाहिए, अब कोई भी औषधि जो हमें उस ट्रीटमेंट के लिए पता चलती है या हमें मालूम है, उसको तेल के साथ मिलाकर देना है अगर वायु इन्वॉल्व है तो। तेल मीडियम। अब मैं एक चीज थोड़ा सा डीप इसको बताना चाहूंगी, क्योंकि हम नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो ब्रेन जो है इसको एक अलग कंपार्टमेंट में रखा गया है और जो कुछ भी हम खाते हैं जहां बाकी की बॉडी में जो घूम रहा है वो सारा कुछ ब्रेन में नहीं जा सकता। यहाँ पे बड़ी टाइट सिक्योरिटी है जिसको ब्लड ब्रेन बैरियर बोलते हैं, और उस सिक्योरिटी को, उस एक लेयर को पार करके जो चीजें जा सकती हैं केवल वही ब्रेन तक पहुंचती हैं, बाकी चीजें ब्रेन में नहीं जाती हैं। तो वो जो ब्रेन के अंदर जो सेल्स हैं उनके बाहर एक एक्स्ट्रा एक लिपिड की या फैट की लेयर होती है या कोलेस्ट्रॉल जिसको आप बोलते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल दिमाग के लिए बहुत जरूरी है, फैट दिमाग के लिए बहुत जरूरी है। देखिए आजकल जिनकी बुद्धि कम है, जिनको स्मृति नाश हो रहा है, जिनको बच्चे अच्छे से याद नहीं रख पा रहे हैं या जो भी ब्रेन से रिलेटेड दिक्कतें हैं, वो है ही इसलिए ना तो घी खा रहे हैं, ना फैट से भी दूर रहेंगे, ना दूध पिएंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अंधाधुंध सुन लिया वो टी आ गया ना, ट्रेंड पूरी दुनिया कर रही है तो मैं भी यही करूंगा। बालों में तेल नहीं लगाते हैं। मैंने तो यहाँ पे एक किसी का सुन रही थी वीडियो, वो बता रहे थे कि जो आप तेल लगाते हो बॉडी पे ये तो बहुत ही गलत है। ये बता रहे थे कि आप अभ्यंग जो मालिश कर रहे हैं ये बहुत गलत है, ऐसे समझा रहे थे कि सारे वो ब्लॉक हो जाएंगे, कि माइक्रो चैनल्स ब्लॉक हो जाएंगे, ऐसे बोलते हैं वो, ऐसे कहते हैं कि ब्लॉक हो जाएगा। कोई भी तेल मत लगाए। आप सुनते क्यों हैं उनकी बात? हम उनकी बात सुनते ही, हाँ वो लेकिन है तो तेल ही ना। हाँ, तो इसमें क्या है कि जो तेल है जहाँ हम बात कर रहे थे, तो वो नर्वस सिस्टम को अगर हमने कहीं किसी चीज को देना है, जैसे मान लीजिए कि ब्राह्मी तेल के बारे में हमने सुना ना, अश्वगंधा तेल है, ये सब तेल है, क्योंकि वो जो फैट के साथ मिक्स होके जो भी जाएगा वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन तक जाएगा, वो उसके जैसा दिखना चाहिए वहां जाने के लिए। इसलिए घी भी वायु को शांत करता है क्योंकि ये स्निग्ध होता है, लेकिन ये ठंडा रहता है तेल के मुकाबले में। तो तेल जो है, जहां कहीं वायु या ब्रेन से रिलेटेड दिक्कतें हैं वहां हमें तेल को मीडियम बनाना है। अब उसको देना कैसे है? अब हमने पंचकर्म के बारे में आपने सुना होगा ना, बस्ती सुना है? जो बस्ती रहती है, तेल का अनीमा की तरह देना, या फिर कुछ काढ़े बना के और उसमें भी मधु और तेल मिला करके हम देते हैं। तो क्योंकि ये वायु का हेड ऑफिस है, इसलिए शरीर में कहीं पर भी वायु की दिक्कत रहे तो उसको हम यहाँ पकड़ सकते हैं, और यहाँ जाने का सबसे पास वाला जो रास्ता है वो ये कोलोन है, इसलिए बस्ती दी जाती है। चाहे नर्वस सिस्टम की भी कोई समस्या हो, पार्किंसन है, बस्ती दे सकते हैं। और भी कोई भी आप वायु की प्रॉब्लम का नाम लीजिए जिसमें वात दोष ज्यादा होता है, हर वात की प्रॉब्लम में बस्ती दे सकते हैं और उसको यहां पकड़ सकते हैं। चाहे इसी तरह से जो वातज स्टेज में है, एज की वातज स्टेज में है, उम्र के उस पड़ाव में है जहां वायु नेचुरली ही ज्यादा रहती है, उनको भी बस्ती ही सबसे ज्यादा बेस्ट ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, क्योंकि बाकी के तंत्र उतने अच्छे से काम नहीं करेंगे। यहां से जब भी हम औषधि देते हैं, एक तो वो तुरंत एब्जॉर्ब होती है। अब ये सोचिए कि इस चमड़ी के ऊपर हम जो भी लगाते हैं, इस चमड़ी के ऊपर हम जो भी लगाते हैं वो तुरंत अंदर चला जाता है ना, जबकि ये हर चीज को सोख हमें तो प्रोटेक्ट कर रही है उल्टा,
कि सब अंदर ना जा सके, है ना। लेकिन कुछ भी आप इसके ऊपर लगाइए वो तुरंत अंदर चला जाता है। अब तेल लगा रहे, मालिश कर रहे, अंदर जा रहा है, क्रीम लगा रहे, अंदर जा रही है, पानी है वो भी ये सोखती है। तो जो अंदर वाली लाइनिंग्स है हमारे शरीर के, वो कितनी जल्दी चीजों को पकड़ती होंगी। तो जो वस्ती है इसके जो एडवांटेज है, नंबर 1, तुरंत से औषधि को सीधा ब्लड में लेके जाती है, तो इमरजेंसी रूट इसको कहा गया। एक नस्य और एक ये चमड़ी, ये 3 रूट, ठीक है। दूसरा, पूरे मेटाबॉलिज्म को बाईपास किया, उस प्रोसेस में इतना टाइम लगना था वो बचा। दूसरा, मेडिसिन का कोई भी रेजिड्यू किसी ऑर्गन में रहेगा नहीं। कई ऐसी है ना कि यहां से खाएंगे तो वो सब जगह घूम घाम के फिर अपना असर करता है, लेकिन जो ऐसे दिया उसने। तीसरा, ये यहां से सीधा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यहां से एक्टिवेट होता है और सीधा ये ब्रेन पे असर करती है। इसलिए ये बेस्ट रूट ऑफ ट्रीटमेंट है। जिनको वात की कोई भी समस्या है कहीं पर भी हो, चाहे शरीर में, ये याद रखना है कि यहां हम उसको पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये उसका हेडक्वार्टर है। इसलिए बाकी जगह ये खुद ब खुद उसको ठीक कर लेंगे। अब बाकी कफ की बात, कफ की अगर कोई भी समस्या है तो उसके लिए शास्त्रों में बताया गया है, क्या बताया गया? मधु, हनी। सॉरी, मैं वापस इस पे आ रही हूं। वायु मतलब तेल को खा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, नस्य भी कर सकते हैं, बस्ती भी कर सकते हैं, किसी भी तरह से हम तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फिर आ गया कफ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी स्थिति हो तो जहां कफ ज्यादा है उसको या तो सुखाना है या उसको निकालना है। पानी भर गया, पहले तो बाल्टियां भर भर के निकाल लेंगे, फिर जितना बच गया उसको किसी न किसी तरह से सुखाने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही करते हैं ना, तो ऐसे ही करना है। अंदर भी सेम इसी टेक्निक से हम काम करते हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए? मधु, क्योंकि मधु जो है ये कफ को बाहर भी निकालता है और सुखाता भी है, दोनों ही काम करता है। इसलिए हनी के साथ, अब अकेला देंगे तो भी काम करेगा, अगर हमें कोई औषधि देनी है तो उसको मधु के साथ देना है। लेकिन मधु के साथ कब देना है? जब कफ दोष इन्वॉल्व है, जब कफ दोष है तब उसको मधु के साथ देना है। वही औषधि हम घी के साथ दे देंगे अगर पित्त है तो। अब ब्राह्मी ले लीजिए, ब्राह्मी वात पित्त दोनों पे काम करेगी। इसको तेल के साथ या घी के साथ देना है, ये हम डिसाइड करेंगे दोष देख के कि क्या डोमिनेंट क्या है। अगर जलन ये सब है, और एक और भी चीज मैं शेयर करना चाहूंगी, जैसे मैं जब अमेरिका जाती हूँ तो वहां सबसे ज्यादा फेवरेट टॉपिक लोगों का जानते हैं क्या है? मसाले, हमारे स्पाइसेस। तो उस पे वर्कशॉप्स होती है वहां, जहां हम बताते हैं कि इन मसालों को हम लोग किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, हमारी माताएं बहनें कैसे इस्तेमाल करती हैं। तो जो पित्त प्रकृति के लोग हैं, अगर वो लहसुन या गरम तासीर वाली चीजें इस्तेमाल करना चाहें तो उनको घी के साथ उनको थोड़ा सा पका के या घी में मिक्स करके लेना चाहिए, क्योंकि घी ठंडा रहता है और वो उसकी उष्णता को बैलेंस कर देता है, बैलेंस कर देता है। इसीलिए हम लोग घी डाल डाल के भोजन बनाते थे और खाते थे। जहां पे जो भी ऑयल्स होते हैं वो यूज करके हम लोग खाना भोजन बनाते थे। कहीं सरसों होती है, कहीं नारियल होता है, कहीं मूंगफली होती है, कहीं तिल होता है हमारे देश में, है ना। हमारे अगर नॉर्थ की बात करें तो सरसों रहती है, फिर थोड़ा और उधर जाना शुरू कर दें तो तिल आ जाता है, जैसे राजस्थान है और गुजरात है, तिल्ली का तेल ही वो लोग इस्तेमाल करते हैं। मूंगफली आ जाती है, फिर नारियल आ जाता है। तो जो जहां रहता है वहां जो तेल मिलता है वही खाना चाहिए, क्योंकि वो प्रकृति ने बनाया वहां के जलवायु के लिए। तो बात के लिए तेल, कफ के लिए मधु और पित्त के लिए घृत, घी। कोई भी औषधि आप देना चाहें दोष के हिसाब से उसका अनुपान ये रख दीजिए। बाकी आप कुछ भी जड़ी बूटी ले लीजिए जो भी आपको लगता है कि इस परिस्थिति में हमें इस्तेमाल करने हैं, लेकिन उसका अनुपान घी, तेल या मधु जो है उसके दोषों के हिसाब से अगर हम रख देंगे तो औषधि हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। शास्त्र ये कहते हैं कि वैद्य गलती कर सकता है, औषधि कभी गलती नहीं करती।
अगर हमने विरेचन के लिए औषधि दी लेकिन उस पेशेंट को वमन की जरूरत है तो वो वमन ही करेगा। अभी हॉस्पिटल में 3-4 दिन पहले भी ये सेम किस्सा हुआ। एक पेशेंट थी, उसको हम विरेचन देने की कोशिश कर रहे थे, वो लंग कैंसर की पेशेंट थी, उसको वमन हुआ, वो बड़े आराम से सोई, बड़े आराम से सोई, वमन उसको हो गया, पूरा उसका कफ निकल गया, वो सो गई आराम से। तो केवल अनुपान से इतना इंपॉर्टेंट है अनुपान। तो ये पूरी कंप्लीट चिकित्सा है अपने आप में, ये तीनों। कुछ समझ में नहीं आता है तो बस इनको याद रखना है। अब मैं बताती हूँ कि थेरेपी पेन मैनेजमेंट के लिए या जैसे जो हम ट्रीटमेंट चुनते हैं वो उसको कैसे चुनना है। जहां कहीं वायु है वहां बस्ती है, ये हमने अभी बात कर ली। तो जहां भी वायु की समस्या है वहां निधड़क होके बस्ती दीजिए। तेल अलग अलग तरह के औषधियां मिला के जो तेल बनाएंगे उनके नाम सबसे रखे हो, तो तेल की दे सकते हैं, घी की भी दे सकते हैं, काढ़े की भी दे सकते हैं, लेकिन जो भी हम इस रास्ते से देंगे वो वायु के ऊपर काम करेगा ही करेगा। और ज्यादातर ऐसे ही होता है कि जब अगर दो दोष इन्वॉल्व है, पित्त वात है, कफ वात है, जैसे यहाँ पे है मान लीजिए, है ना, तो पहले एक को पकड़ना पड़ता है फिर दूसरा शांत होता है। तो इसमें कफ ने वायु को रोक के रखा है, तो इसलिए कफ को हटाना पड़ेगा ताकि वायु चलना शुरू हो जाए। जहां वायु की वजह से चीजें इधर उधर भाग रही हैं, इधर मतलब उसने उत्पात मचाया, वायु न यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत। अभी याद रहेगा कि जो दोष है दोनों, है ना, पित्त पंगु कफ पंगु पंगुओ मल धात्वा वायु न यत्र नियंते। जहां जहां वायु ले जाती है उनको मेघों की तरह जाना ही पड़ता है। अगर ऐसी स्थिति है तो पहले वायु को शांत करना चाहिए, फिर जो जो दोष जहां है वहां पे वापिस आ जाएगा, तो उसकी ट्रीटमेंट वहीं करते हैं। वायु जहां है उसको वहीं पकड़ना पड़ता है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, जैसे इन्होंने ये कहा है ना कि पहले अगर आग लगी तो आग बुझाने की पहले हवा को दिशा या उसको ब्लॉक करने की अगर हम कोशिश करते हैं तो वैसे भी हवा कट जाती है तो आग बुझ जाती है। ठीक है जी। तो जो कफ की दिक्कत है इसके लिए हमें उसको ड्राई करना होता है, इसलिए कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट चुनना है। अगर मान लीजिए पोटली कर रहे हैं, ज्यादातर गलती क्या होती है जॉइंट पेन्स में, सीधा तेल लगाया जाता है। घर पे भी लोग ऐसे ही करते हैं, ये तेल खरीद लो, वो तेल ले लो, रूमा ले लो, पेन ले लो, फलाना ले लो, डिमका ले लो, लेकिन वो तेल लगाने से दिक्कत और बढ़ गई। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्यों बढ़ गई, क्योंकि भाई उसको संधिगत वात होगा ही नहीं, उसको आम वात होगा। वो जितना तेल लगाएगा उसका और कफ उतना बढ़ेगा। तो उसको तेल पहले लगाना ही नहीं है, पहले उसका रूक्षण करना पड़ेगा। उसको हीट तो देना है लेकिन ड्राई हीट देना है। तो ड्राई हीट देने के तरीके क्या क्या हैं? ड्राई हीट देने के तरीके हैं लेप, रुक्ष पोटली, सबसे ज्यादा जी बिल्कुल जो हमारे बचपन की यादें हैं उनको याद रखिए, नमक की या रेत की पोटली से सेक करते थे। तो सोनम आ जाओगे बेटा। एक घर पे अजवाइन रहती है, मेथी रहती है, सेंधा नमक रहता है, इनको भून लीजिए, भून के और इनकी पोटली बना लीजिए। जो ये कपड़ा रहता है मार्किंग का कपड़ा जिसको बोलते हैं, दिखाओ, इस तरह से। तो हमेशा डबल लेयर लेना चाहिए, एक बड़ा और अंदर वाला थोड़ा सा छोटा, क्योंकि अंदर वाले में औषधि भरेगी तो ऊपर वाले से उसको पकड़ के पोटली बनाना आसान रह जाता है। और कभी भी उसको सेक के नहीं करना, पहले ड्राई रोस्ट कीजिए। यानी अगर रेत की पोटली बना रहे हैं, बालू पोटली जिसको बोलते हैं, बालू का स्वेद बोलते हैं ना, बालू का स्वेद ये है इसका नाम। हाँ, बालू मतलब रेत का, स्वेद माने सिकाई। तो पहले उसको कढ़ाई में अच्छे से भून के खूब गर्म कर लेना है, फिर उसको पोटली बना के सिकाई करना है। उसके अंदर से हीट आनी चाहिए, और उसमें हम लोग अजवाइन, सेंधा नमक ये सब डाल सकते हैं। नहीं है नमक की बना लीजिए, लेकिन रूक्षण करेंगे तो कफ पचेगा, स्टिफनेस कम होगी, मूवमेंट बढ़ेगी, तकलीफ कम हो जाएगी। तो जहां पर भी कफ की समस्या है वहां ड्राई हीट से काम चलाना है। ड्राई हीट तो तेल तब देना है जब हमें लगा कि हाँ कफ और आम का पाचन हो गया। ऐसे खाने के लिए भी देते हैं औषधियां। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इसीलिए सबसे पहले जो शुरू करते हैं वो ज्यादातर
आम पाचन की औषधियां दी जाती हैं, जिसमें कि नागर मोथा हो सकता है, मोथा जिसको बसंत ऋतु में, जैसे मुलट्ठी को पित्त में बोला गया ना शरद ऋतु में पित्त के लिए, इसी तरह से बसंत ऋतु में, बसंत ऋतु की चर्या में बोला गया कि नागर मोथा खाइए, मोथा मुस्ता, जिसको किसान खेत में से निकाल निकाल के फेंक देते हैं बकरियां आजकल। बकरियां तो तभी तो अच्छी रहती है ना। काला काला होता है। हाँ, उसकी उसकी जो जड़ रहती है उसमें गांठें रहती हैं जी, बिल्कुल वो औषधि है, और उसको वो कफ का पाचन करती है, और वायु का भी जी। हाँ, झाड़ू भी बनते हैं। वो नहीं है, वो छोटा पौधा ना, नहीं, ये इस नदीन जिसको बोलते हैं ना, नदीन नाशक डाल डाल के इसको वो कर देते कि ये खरपतवार है, मतलब अनवांटेड चीजें हैं खेत में, तो उसको निकाल निकाल के फेंक देते हैं ऊपर का भाग थोड़ा जी। उसकी इसकी जड़ में छोटे छोटे गांठें रहती हैं। कल दोनों भी इनको दिखाए वाले हैं, खाली आपका समय बर्बाद कर रहे हैं। टोटल भी कर रहे हैं। आप पकड़िएगा इनको बाद में। चलिए, उसको उसके पहचान गुरुजी ने आपको बताया है, तो आप दोबारा से भी कर सकते हैं अगर नहीं याद में रहा तो वो जो है उसको आम पाचन के लिए हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या बहुत सारी औषधियां आती हैं जो दीपन और पाचन औषधियां, तो इसमें पहले वो देना होता है जहां कफ है, यानी अगर हम अच्छे से उसको पका देंगे तो वो पच जाएगा, ऐसा है। अगर दाल में पानी ज्यादा चला गया तो क्या करेंगे? पका देंगे, पकाना ही है बस। अगर पानी ज्यादा हो गया, कफ ज्यादा हो गया, तो उसी तरह से ही, तो वो उसको तब पका सकते हैं जब हम उसको रुक्ष करेंगे और उष्ण करेंगे, रुक्ष और उष्ण, ठीक है। अब पित्त की बात करते हैं। ये बस्ती कैसे देना है, यानी कितने दिन में तो दे सकते हैं कि अंतराल? जो बस्ती तेल की बस्ती है, जिसको मात्रा बस्ती कहा जाता है, उसको जीवन भर भी ले सकते हैं। लेकिन जो दूसरा बस्ती रहता है, जो कषाय बस्तियां यानी काढ़े वाली जो बस्तियां रहती हैं, उनका नियम रहता है, वो 8, 16, 32 ऐसे रहती हैं, क्योंकि उसमें पहले तेल की बस्ती दी जाती है अनुवासन, फिर कषाय बस्ती दी जाती है, फिर तेल की, फिर कषाय की, फिर तेल की, तो ये या तो 8 होती हैं, या 16 होती हैं, या 32 होती हैं। तो मेरे जीवन में मैंने बहुत सारे पेशेंट ऐसे देखे, जब मेरा क्लिनिक था तब भी, जब हॉस्पिटल है तब भी, जिनमें RA फैक्टर पॉजिटिव था और नेगेटिव हो जाता है जब हम उनको वैतरण बस्तियां देते हैं, यानी जिसमें इमली और ये सब डाल के देते हैं। तो जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से स्वेलिंग और स्टिफनेस हो रखी है, तो आप चिंचा यानी इमली का लेप भी कर सकते हैं, उनके पत्तों का स्वरस भी लगा सकते हैं, या इमली का घोल बना के उसका लेप कर दीजिए, नहीं तो अगर कम है तो पानी में उबाल के उससे सिकाई कर दीजिए। तो ड्राई एक तो लेप हो गया, किसी भी पाउडर का लेप करना या ड्राई पोटली से सिकाई करना, ये जो सारे हैं ये कफ की चिकित्सा के लिए अच्छा काम करते हैं। और अगर वैसे हमने शोधन करना है तो कफ को यहाँ पकड़ना है, इस एरिया में, तो यहाँ से सबसे पास का रास्ता है ऊपर का, तो वमन करते हैं। जहां पर भी कफ दोष है तो उसमें वमन किया जाता है, इसीलिए वमन ऊपर के रास्ते से बाहर निकालते हैं। हालांकि इसका एक पूरा प्रोसेस है कि उसके पहले बॉडी में से जगह जगह से कफ को उखाड़ना कैसे है, जहां जहां वो जमा है, तो उसके लिए स्नेहपान कराया जाता है। तो वो फिर उसको कोष्ठ में लेके आ जाता है, फिर उसको बाहर निकाला जाता है। लेकिन कभी कभी स्थिति इतनी गंभीर होती है कि तुरंत करना पड़ता है, सद्य वमन बोलते हैं उसको, है ना। तो जहां अगर कहीं पर भी कफ की समस्या है, और दोनों चीजें हैं, अगर इस एरिया में कोई समस्या रहेगी तो वायु है, अगर वायु की कोई समस्या रहेगी तो यहाँ ट्रीटमेंट करना है। ऐसे ही कफ का है, ऐसे ही पित्त का है। अगर कहीं पर भी पित्त की समस्या है तो समझिए यहाँ गड़बड़ है, और यहाँ गड़बड़ है तो पित्त की चिकित्सा करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। तो क्या करना है? विरेचन। तो जो गाउट है उसमें विरेचन बहुत अच्छा काम करता है। विरेचन, नित्य विरेचन दे सकते हैं, रोज रोज रोज, या पूर्ण विरेचन दे सकते हैं। वो भी उसका एक प्रोसेस है, पहले दीपन पाचन करना होता है, फिर घी पिलाना होता है, फिर उसके बाद में अभ्यंग स्वेदन करना होता है, फिर विरेचन देना होता है, फिर संसर्जन करना होता है, यानी अग्नि को वापस स्थापित करना होता है। तो सद्य विरेचन है, अगर बहुत ज्यादा पित्त बढ़ी हुई तो तुरंत से उसको हरित की
दो या त्रिवृत दो या कैस्टर ऑयल दो और उसको 5-7 2 4 5 मोशन आ गए, पेशेंट अच्छा फील करेगा। बस्ती जैसे एनीमा देते हैं ना, उस तरह से देते हैं। जनरल पानी का वो जो पानी का जैसे एनीमा देते हैं ना, तो वो उस समय देते हैं कि अगर मोशन अंदर ही है, मतलब लेटरिन आ नहीं रहा है लेकिन वो बना हुआ है वहां, ऐसे नहीं है कि है ही नहीं कुछ भी। अगर फंस गया है तो उसको निकालने के लिए जो एनीमे दिए जाते हैं, वो पानी का भी दे सकते हैं, पानी में नमक डाल के और कैस्टर ऑयल डाल के, जो जैसे नेचुरोपैथी में दिया जाता है। तो वो एक तरह से ऊपर से साफ कर रहे हैं तो अंदर से भी सफाई हो जाती है। लेकिन जो बस्ती देना है ये औषधि देने का एक तरीका है। तो ये जो तीनों चीजें हैं, इसके लिए हमें अगर हीट चूज करना है तो इस हिसाब से करना, और इसमें चंदन का लेप करना पड़ेगा क्योंकि ये पित्त प्रधान है। इसमें विरेचन देना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा, इसमें जलौका लगानी पड़ेगी, इसमें कुछ भी ऐसा करना पड़ेगा जिससे ठंडक मिले शरीर को। चंदन में तो पेट पर देना पड़ेगा जी, जोड़ पे भी दे सकते हैं। जहां जब अंगूठा लाल फूल के ऐसा बन गया तो उसके ऊपर भी हम दे सकते हैं। यष्टि मधु का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे क्या चंदन खिला सकते हैं, यष्टि मधु खिला दीजिए, वो ज्यादा आसान है, यष्टि मधु यानी कि मुलेठी। तो ये हो गया जोड़ो। तो इसको हमने इसी तरह से याद रखना है कि अगर यहाँ इस एरिया में कोई भी समस्या है तो समझिए एक तो पकड़ में आ गया, वो है ये, और अब इसका दूसरा साथी ढूंढना पड़ेगा। और अगर ये कहीं पर भी गड़बड़ है तो इसको यहाँ पकड़ सकते हैं। इसको इस तरह से याद रखना है हमने। इसी तरह से पित्त, अगर पित्त बढ़ा हुआ है कहीं पर भी तो लीवर को क्लीन कर दीजिए, वो अपने आप से बाकी जगह से उसको सही कर देगा। और अगर इस जगह पे हमारे अंदर कोई ना कोई समस्या है तो इसका समझिए कि पित्त एक तो पकड़ में आ गया कि वो पित्त है, अब देखना है कि दूसरा कौन है इसके साथ, है ना। इसी तरह से कफ, तो कफ को ऊपर से निकालते हैं, पित्त को नीचे से निकालते हैं, वायु को अंदर ही शांत करने की कोशिश करते हैं, ऐसे रहता है। इसके बारे में किसी का कोई प्रश्न हो तो। सबसे आप में आपको विरेचन में आपको नहीं करते। सबसे आसान एरंडी का तेल है, सबसे आसान और सेफ भी मैं कहूंगी कि एरंडी का तेल है। नहीं तो हरित की हरड़ जिसको बोलती हैं, वो बहुत सारी और भी चीजें हैं ऐसे। हम लोग निशोथ का इस्तेमाल करते हैं, त्रिवृत है, और कईयों में, मतलब अगर इसको और डीपली समझेंगे तो बहुत डिटेल्ड विषय है ये विरेचन। एनीमा का सबसे सरल उपाय, एनीमा का वो तो आप ही ने बताया पहले ही, पानी का आपने बताए थे। अभी अगर खाने के लिए देना है तो अलग मात्रा है, अगर बस्ती में देना है तो अलग मात्रा, 30 से 60 ml। और खाने के लिए हमें पेशेंट का बल देखना पड़ता है। पेशेंट का बल, एक मिनट, सॉरी, उनकी बात का जवाब दे दूं तो उसका बल देखना पड़ेगा। कई लोगों को 5 ml से लेके 25-30 ml तक भी हम देते हैं। अभी मैं एक चीज थोड़ा सा, एक धूपन की बात कर लेती हूँ। एक और जो पंचकर्म का एक अंडररेटेड जिसको मैं बोलूंगी, जिसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं लोगों का जाता, वो है नस्य या धूमपान। और धूमपान के अलग अलग जो है तरीके हैं। एक नस्य को सब लोग मेडिकली अप्रूव्ड मानते हैं, लेकिन जो भी हम घर में धूप दिखाते हैं, जो घर में धूप जलाते हैं, उसमें क्या क्या डाला रहता है? धूप बना के दिखाएं। गुरुजी ठीक ही तो बोल रहे हैं कि सब पता है इनको, फिर भी बता नहीं रहे हैं। अगरू रहता है उसमें, जी हाँ। तो हम लोग जो घरों में धूप जलाते हैं, वो क्यों जलाते हैं? भगवान को खुश करने के लिए।
मुझे समझ में आ रहा है कि कौन कौन को ये पहले से पता था, लेकिन कौन कौन अभी समझ के बोल रहे हैं कि हाँ ये पूछ रही है तो यही कारण होगा। है ना। तो जितने भी धूपन हैं, चाहे वो हम लोग गूगल और वो शाम को पूरे घर में, हाँ लोबान राल, उसको हम लोग घुमाते हैं घर में। 9 संविदा की लकड़ी जो हाँ जी हाँ जी। तो वो अलग 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 जगह पे कुछ ट्रेडिशनली भी चलते हैं, चाहे हम हवन कर रहे हैं तब, चाहे हम नस्से दे रहे हैं तब, चाहे हुक्का पी रहे हैं तब। हुक्का में भी तो धुआं ही है भाई, क्या है। और तंबाकू मत डालिए तो औषधियां डालना चाहिए, है तो ऐसे ही था ना। लेकिन अब तो शास्त्रों में तो चिलम का भी जिक्र है कि उसमें औषधियां ये डाल के और पेशेंट को उसको बोलना है लेने के लिए। तो हम तो हमारे हॉस्पिटल में तो हम करते हैं, मैंने तो वहां पर भी शुरू किया था। तो अब छोटे छोटे हुक्के हम सिखा देते कि इसमें क्या क्या डालना है, तो वो उसकी स्थिति के हिसाब से है। और ऐसे ही जो अभी मेरा हॉस्पिटल है नमो हॉस्पिटल, वहां पे हम लोग जो भी पेशेंट हैं अलग अलग, उनके हिसाब से उनको औषधियां देते हैं कि वो हवन सब में वो डालेंगे, क्योंकि वो धुआं जाना चाहिए। तो शोधन करता है, कहीं पर भी पहुंच सकता है, एब्जॉर्ब होता है तुरंत। अब नस से है नाक, नाक के रास्ते से हम दवा भी डालते हैं, तेल भी डालते हैं, घी भी डालते हैं, है ना। और बहुत सारे लोगों ने देखा होगा नस्य धूपन से करने के लिए। अरोमा थेरेपी भी होती है। हाँ, कुछ भी जो सूंघते हैं, अच्छी खुशबू सूंघेंगे तो अच्छा लगता है, बुरी बदबू आ जाएगी तो बहुत खराब लगता है ना। बहुत ज्यादा तीखी रहेगी तो भी परेशान हो जाते हैं। मैं आपका ना एक अनुभव आपके साथ शेयर करती हूँ। हालांकि मैंने बहुत बार बहुत जगह पे इस अनुभव को शेयर किया है कि ये एक इमरजेंसी रूट है। वो कैसे है, जो ये ऑयल है ना, तो वो काम कैसे करता है। हाँ, नाक ही से करता है, लेकिन कैसे करता है। सूंघने से हुआ क्या, वो तीक्ष्ण नस्य है, जो शास्त्रों में तीक्ष्ण नस्य मेंशन्ड है। तो उसमें ये है कि अगर संज्ञा नाश हो गया, यानी बेहोश हो गया व्यक्ति, या कोमा में भी पड़ा है, तो उसको वचा का नस्य या त्रिकटु का नस्य दिया जाता था। हमारे यहाँ पे एक सुनील जी हैं, वो सेकंड रिलीफ सुना करके उठाते हैं उनको। नहीं उसको गंगा जल पिला रहे थे सब लोग। हाँ, उसको सुना करके उठा के बिठा दिए। अरे वाह, क्या बात है। मैं भी यही बता रही थी। लेकिन मैं जा रही थी कनाडा, 2019 की बात है। तो फ्लाइट में एक इमरजेंसी हो गई, फ्लाइट के दौरान इमरजेंसी हो गई। तो एक लड़का था 26-27 साल का, उसको मिर्गी का दौरा आ गया। तो जो वहां का स्टाफ रहता है, उनको थोड़ा बहुत पता रहता है कि फर्स्ट एड क्या करना। तो वो एक उसको पोजीशन पे उन्होंने कर दिया, है ना। लेकिन उसके आगे का कुछ नहीं पता था। अब हम भी घूमने जा रहे थे, हम कौन सा औषधियां साथ में लेके गए। तो वहां जाकर के देख रही हूँ, तो वो उसको बोलते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस, यानी कि उसी स्थिति में ही वो बहुत देर रहता है। अगर मिर्गी का दौरा बहुत लंबे समय तक रहे, हार्ट भी बंद हो सकता है और जीभ कट जाएगी और कई तरह की चीजें, कई तरह की दिक्कत हो जाती है। इतना भी सीवियर हो सकता है कि जान भी जा सकती है। तो वो जो लड़का था वो ऐसी ही स्थिति में था। लेकिन उस समय करें क्या, अब तुरंत से तो पता नहीं, अब फटाफट से क्या करें, है ना। तो उसी के टेबल पर, वो बिजनेस क्लास में था, उसके टेबल पर ही काली मिर्च का एक पाउच रखा हुआ था। पेपर पाउच रहते हैं ना, सॉल्ट पेपर के पाउच देते हैं ट्रैवलिंग में। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, मैंने वही फाड़ा और उसको हाथ में डाल के उसके नाक में फूंक मार दिया, धमापन नस से बोल दिया इसको। वो कुछ ही सेकंड में उठ कर बैठ गया, उसका दौरा रुक गया। लेकिन उसको पूरी तरह से होश में आने में समय लगा। लेकिन जब वो बैठ गया तो मेरे को तसल्ली आ गई, मैं तो अपनी सीट पे वापस चली गई थी। खैर, उसके लिए मुझे एयरलाइंस ने बड़ा अप्रिशिएट किया। उन्होंने मुझे फ्री ट्रैवल के कूपन भी दिए और एक लेटर भी दिया अप्रिसिएशन का। लेकिन वो कूपन अभी तक पड़े ही है, मैंने कभी उनको इस्तेमाल ही नहीं किया। उसके बाद कोविड आ गया, कहाँ उड़ना था। त्रिकटु या वचा, वचा का जो नसे रहता है, वच सफेद रंग की। तो इसमें वच जो रहती है, एक्चुअली क्या होता है, कैंसर पेशेंट्स में मैंने बहुत इसका इस्तेमाल किया। जो व्रण रोपण
द्रव्यों से धूपन जो बताया गया है शास्त्रों में, उसको किया कि जितना मर्जी गला सड़ा जख्म क्यों ना हो, अगर हम उसको गुग्गुल और शोधन द्रव्यों के साथ, अगरू है, राल है ना, इन सब के साथ, हल्दी भी डाल सकते हैं उसमें, इनके साथ अगर हम धूपन देते हैं उस जख्म को, तो उसका शोधन होता है, वो धुएं से वो चीज अब्जॉर्ब हो जाती है और अंदर अंदर जो सेल्स के अंदर तक वो जाके और वहां पर चीजों को ठीक करता है और जख्म ठीक होने शुरू हो जाते हैं। बहुत पेशेंट्स में हमने किया और बहुत पेशेंट्स में हमने इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखे, धूपन के, केवल धूपन के। बाकी चीजें तो खैर करते ही रहते हैं ना लोग, लेकिन जहां खुला जख्म है या मालूम है कि अंदर जख्म है, तो उसमें ये कर सकते हैं। ये पहचानते हैं ये क्या है? अब बहुत सारे लोगों तो पहले ही देख लिया होगा कि क्या है। इसका धूपन देते हैं अस्थमा में। जी हाँ, जलाओ इसको। पत्ता का भी जिसको प्रॉब्लम होता है वो दे सकते हैं। जी, अभी अस्थमा के बारे में मैं एक और चीज भी बताना चाहूंगी। मैं वहां से सीख के आई थी, अमेरिका से। वहां अमेरिकन लंग एसोसिएशन के जो लोग हैं वो बच्चों को स्कूल में ट्रेनिंग देते हैं कि अगर नूडल्स देखे आपने कभी? नूडल्स तो पहले एकदम अकड़े हुए रहते हैं लकड़ी की तरह, लेकिन जब वो गीले हो जाते हैं तो एकदम से ऐसे, हाँ, मरे हुए हो जाते हैं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, एक भी नहीं जलाना है, एक ही जलाना है। तो वो जो है देखिए ये चट चट करके जल रहा है ना, तो इसमें ऑयल्स हैं। तो ये जो धुआं है इसका, इससे हम एक वो बना दो, कोन बनाना, कागज का कोन बना दो। तो वहां पे वो बच्चों को ये ट्रेनिंग देते हैं। मैंने इसका नाम रखा वेट नूडल, ड्राई नूडल, ड्राई नूडल, वेट नूडल। तो ये एक्सरसाइज है जो पहले जो अगर करवाते हैं, तो एक तो एंजाइटी में इसका बड़ा अच्छा रोल है। दूसरा, जिन बच्चों को अस्थमा रहता है, दमे की जिनको दिक्कत रहती है, उनको भी पता चल जाता है कि मेरी तबीयत बिगड़ रही है, तो वो उनको ट्रेन करते हैं कि वो प्रैक्टिस करते रहें, ताकि जब भी उनको ऐसे महसूस हो तो वो तुरंत से वो करें, तो अस्थमा के अटैक को रोका जा सकता है। उसके लिए मैं फिर से गौरव को ही बुलाऊंगी। गौरव, एक कुर्सी ले आओ इधर। ये मेरे लिए क्या? खड़े रहो भैया, बैठने के लिए कहा नहीं। तो सबसे पहले कीर्ति किधर है? ये रामायणी। कीर्ति कहाँ है? अच्छा, उसको तो सिखाना था। तो सबसे पहले बच्चे को हमने ये सिखाना है, बड़ों को भी ये सिखा सकते हैं कि दांत भींच लेना है, बिल्कुल मुट्ठियां भींच लेनी है एकदम से टाइट, कोहनियां एकदम से टाइट होनी चाहिए, पूरा शरीर अकड़ा लेना है, एकदम से अकड़ा लेना है पूरा शरीर, जैसे ड्राई नूडल रहता है वैसे, सूखे हुए नूडल के जैसे बन जाना है बिल्कुल। और दांत भींच के ऊपर की तरफ को, पूरा ठुड्डी ऊपर की तरफ को करने की कोशिश करना है। और इस स्थिति में कुछ सेकंड रह के और तुरंत ही एक ही दम से पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना। अगर कुर्सी पर बैठे हैं, कुर्सी पर मैं बैठ जाती हूँ, तुम जमीन पर लेटो। अगर कुर्सी पर बैठे हैं तो पूरा ढीला छोड़ देना शरीर को एकदम। अगर खड़े हैं, जमीन पर है, तो जमीन पर तुरंत ही बिल्कुल नीचे लेट जाना है एकदम बिल्कुल। अगर साइड पे लेटेंगे तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, एकदम जैसे इस तरह से लेट जाना है, इस तरह से करके, और बिल्कुल ढीला शरीर को छोड़ के सांस ऐसे लेनी है जैसे बहुत गहरी नींद में हम सांस ले रहे हैं। एकदम बॉडी को कहीं पर भी हम कंट्रोल नहीं करेंगे, जो जहां अंग है उसको बिल्कुल वहां ढीला छोड़ देना है। तो वेट नूडल के जैसे बन जाना है, गीले नूडल के जैसे बन जाना है। तो ये ड्राई नूडल, वेट नूडल थेरेपी जो है, ये बच्चों को सिखाइए कि अगर लगे एंजाइटी है जिनको, उनको भी ये करवा सकते हैं, जिनको ADHD है उनको भी करवा सकते हैं बच्चों को, और जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है खास करके उनको ट्रेन करके रखना है। गौरव, एक बार दोबारा करेंगे। पहले क्या करना है?
सबसे पहले बॉडी को आंकड़ा अकड़ा लेना है, मुठ्ठियां भींच लेनी है, कूहनियां एकदम सीधी लॉक कर लेनी है, पैरों को भी, घुटनों को भी, दांतों को भींच लीजिए, ठुड्डी ऊपर करके, और पूरा ऐसे एकदम से कड़ा कर लेना है और दांतों को जोर से भींचना है, और फिर तुरंत छोड़ के नीचे गिर जाना है, और जहां पर है वैसे ही बिल्कुल ऐसे सांस लेनी है कि बहुत गहरी नींद में है, बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। इसको योग करते करते लेटे लेटे करते वो सुप्तासन या शवासन जो है, लेकिन ये जहां पर भी बच्चा है या पेशेंट है वो वहीं पर कर सकते हैं। तो लेकिन इसको प्रैक्टिस करते रहना है, पहले प्रैक्टिस करते रहते हैं, क्योंकि एंग्जाइटी भी ट्रिगर करती है अस्थमा के अटैक को, एंग्जाइटी भी ट्रिगर करती है। हाँ, क्योंकि ब्लड जो लंग्स के अंदर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, यानी सिकुड़ जाते हैं, तो उसको रिलैक्स करने के लिए ये है, उसको रिलैक्स करने के लिए। दूसरा, अगर किसी पेशेंट के लंग्स में या तो कफ भर गया है, जमा हुआ है, या फिर कंसोलिडेशंस, आजकल आप सुनते होंगे एक वर्ड, कोविड के बाद तो ये वाला वर्ड बहुत सुना जाता है, अब मैंने ये नाम ले लिया है तो पता नहीं अब तुम्हारे वीडियो का क्या होगा, लेकिन इसके बाद में ये कहना कि लंग्स में फाइब्रोसिस हो गया, यानी कैल्शियम के जैसे, मतलब वो हार्ड हो गया, जगह 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 हार्डनिंग होगी टिश्यू की। तो उस स्थिति में भी, बैठो गौरव, उस स्थिति में भी आगे झुका के, और अगर हम ये टैपिंग करते हैं, इससे क्या होता है, जैसे कपड़े को हम झाड़ते हैं तो पानी छींटे की तरह निकलता है ना, बिल्कुल ऐसे ही जमा हुआ जो कफ रहता है ना, वो दीवारों को छोड़ के अलग होता है, तो उसको बाहर निकालना आसान हो जाता है, बाहर निकालना आसान हो जाता है। और बिल्कुल जोर जोर से अगर हम टैपिंग करेंगे, जो अंदर कंसोलिडेशंस हो रखे हैं, फाइब्रोसिस हो गया जिनमें, चाहे वो किसी भी प्रॉब्लम की वजह से क्यों ना हो, किसी वायरल इन्फेक्शन के बाद हो गया, या फिर किसी दवा की वजह से हो गया, या कैंसर की वजह से भी फाइब्रोसिस हो जाता है, तो वो भी टूटते हैं। तो कुछ भी, तो ये थपथपाहट है, तो जो कुछ हम हमारे परंपरागत रूप से हमारे संस्कृति में किया जाता था, वो सब साइंस था। ऐसे ही अच्छे से लताड़ा और थपाड़ा जाता था बच्चों को भी, है ना। आ जाओ जरा, ऐसे ऐसे करके उसके लिए भी। तो जैसे छोटे बच्चे रहते हैं, अगर इस छाती में बहुत कफ भर गया, इसको इस तरह से करके इसका मुंह नीचे रहे, और इसको पूरा जोर जोर से थपाते ही रहना है, जोर जोर से थपाते ही रहना है। बच्चा रोएगा लेकिन छोड़ना नहीं है, ठीक है। वो उल्टी करेगा, उसका कफ मुंह से बाहर निकलेगा, उसको पूरा निकलने देना है, तब उसको और वो पूरा लूजन होके छोड़ के दीवारों को, और बाहर निकलने के लायक हो जाता है। उसके बाद उसको धूपन कीजिए। आजा, कितना देर तक कोसे करना है? जब तक निकल, जब तक वो कफ को निकालना। हाँ, यूं ऐसे करना है, नहीं इसको नहीं मारेंगे हम। बड़े लोग भी जाएंगे। बड़े लोगों में हो गया ना, उनको बिठा के करना है, गोद में आएंगे नहीं ना। कहीं बाद में तुमको ही जरूरत पड़ जाए। हाँ, तो ऐसे, एक मिनट, इनमें से एक हरा पत्ता हमें मिल सकता है? बड़ा चौड़ा सा पत्ता हो सकता है कोई? तो कोई भी चौड़ा पत्ता भी ले सकते हैं आप, और उसका यूं करके एक कोन बना लीजिए ऐसे। तो इधर छोटा सा छेद है, आप जलाओगे, कहाँ गया वो, ये रहा। तो इसके अंदर से जब हम देंगे, तो ये देखिए इसके अंदर से आएगा, इसको नाक में देना है। हाँ, धूम नस से कर लेना है। जी बिल्कुल दे सकते हैं, ये तेज पत्ता है। और भी बहुत सारे पत्ते हैं जिनको सरकार ने बैन किया हुआ है, जैसे कि धतूरा है। एक तो याद रखिए, इसका इस्तेमाल कीजिए, हमारे साथ शेयर कीजिए, फिर हम और। हाँ, यज्ञ में
हाँ, यज्ञ के लिए जो हम लोग औषधियां हैं वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, जो अभी अलग अलग बीमारियों के लिए 3 की मैं शेयर कर दूंगी, कैंसर की, किडनी की और जो डायबिटीज वालों की, कि वो कौन सी औषधियों के साथ में हवन करेंगे। और मैं बड़ी मुझे प्रसन्नता हो रही है ये बोलते हुए कि हालांकि उस इंस्टीट्यूट को शुरू हुए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन ये जो छोटी 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 चीजें हमारे शास्त्रों में है, उनको जब हमने वहां पेशेंट्स को दिया तो बहुत ही अच्छे, हमें भी हैरान करने वाले जो हैं, हैरान करने वाले जो रिजल्ट्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि और 6 महीने में तो हम इसको और ज्यादा इस्टेब्लिश करके, और हो सका तो रिसर्च पेपर्स अगर इस पे हम छापेंगे तो जो ये सारी दुनिया चिल्लाती रहती है ना एविडेंस एविडेंस एविडेंस, मुंह पे मारेंगे सबके एविडेंस। तो वैसे जो घर पे धूपन बनाने के लिए बत्तियां बनाई जाती हैं तो उसमें इस तरह का कपड़ा लिया जाता है, और जो उस तिल का तेल भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है ना तो किचन में हल्दी तो रहती है, मुलेठी रहती है ना, ये तेज पत्ता रहता है, दालचीनी रहती है, इसका मिश्रण बनाइए, घी में उसको मिक्स कीजिए। एक बना के दिखा दो औषधियां मिक्स करके ना, तो उसके लेप करके, आप बताते रहो। ये हल्दी है, ये क्या है, थोड़ा सा दिखा करके अच्छा ये त्रिफला है, हाथ में, सुनो सुनो, एक जन हाथ में पकड़ो, एक जन मिलाओ, कैमरा में दिखाएगा, सामने सामने आप। नहीं ये यहाँ नहीं मिला सकते ना, इसको इस पे मिला देते हैं। त्रिफला, ठीक है, सौंठ, डाल दो, हल्दी है, घी निकाल लो, और एक घी। तो इसको अच्छे से पहले आप मिला के इसका पेस्ट बना लीजिए। ये जो पेस्ट बना लिया ना, ये देखिए बन गया ना ऐसे। इसको लेप कर देना है इसके ऊपर, कपड़े के ऊपर, इस तरह से इसका पूरा लेप कर देना है इसके ऊपर करके, फिर दिखाते हैं। छोटे बना लीजिए। ठीक है बस हो। इस तरह से ये बना के, और इसको गोल गोल बत्ती बना लेनी है। बनाओ करो। ये जब एक बार आपने बना ली तो ये आपकी 3 से 4 दिन आराम से चलती है, इस साइज की छोटी वाली बत्ती। अगर बड़ी बना के आप इकट्ठी बना के भी रख सकते हैं, त्रिफला घृत इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, नहीं तो घर देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, तिल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ज्यादा तीक्ष्ण, यानी जिनको डिप्रेशन है या जो कॉन्शियस कम रहते हैं, उनको अगर हमने तीक्ष्ण औषधियों का, या जहाँ कफ बहुत ज्यादा भर गया है तो वहां पे हम शोधन नस्य करते हैं, तो उसमें वचा का इस्तेमाल करते हैं। वच है, त्रिकटु है यानी काली मिर्च है, सौंठ है, पिपली है, ये सब। तो ये जब बत्ती बन गई तो उसी तरीके से इसको जलाओ और ये दो। आप लोग जब भी सीखना चाहें, प्रैक्टिस करना चाहें, आप आके हमारे हॉस्पिटल में रह सकते हैं। धीरज जी बता देना। नमो हॉस्पिटल है पंचकुला के पास, अंबाला में पड़ता है। तो ये जब हो गया तो ये हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि जहां हम इसको भेजना चाहें वहीं ये जाए। ठीक है, तो इसको ऐसे कोन बना के, ऐसे सीधा भी ले सकते हैं लेकिन धुआं इधर उधर जाता है ना, तो इसको इस तरह से हम निकाल लेंगे तो सीधा नाक में जाएगा और मुंह से छोड़ना है। इधर से लिया मुंह से छोड़ा, इधर से लिया मुंह से छोड़ा। दिखा दो सबको, और जलाना पड़ेगा। हाँ जी, ये 3-4 मिनट बहुत रहता है। बच्चा है, अगर बच्चे को आप ऐसे नहीं दे सकते हैं तो सर पे चादर लेके खुद भी अंदर रहिए,
तो उसमें उसको ऐसे दे सकते हैं। तो ये इसीलिए मैंने ये बताया, इसीलिए ही ये बताया है। कागज का क्या है, जलने का थोड़ा डर रहता है, या तो गत्ते का बना के रख लीजिए, नहीं तो मुझे पत्ते बड़े पसंद है, मुझे पत्ता सबसे बेस्ट लगते हैं। तो बड़े चौड़े पत्ते ले लीजिए, पीपल का, पान का, इस तरह के, केले का, उससे बना लीजिए ऐसे गोल, ऐसे बना के इसको टेप लगा के रख लीजिए, ठीक है। और सीधा जहां हम भेजना चाहते हैं, ऐसे ही हम व्रण धूपन करते हैं। व्रण धूपन यानी नॉन हीलिंग अल्सर्स या कुछ भी ऐसे ऐसी चीजें, जख्म जो भरते नहीं है, जिसमें कीड़े पड़ गए, सिर में भी कीड़े पड़े हुए मैंने देखे हैं छोटे बच्चों के, इतने इतने खड्डे, और उसमें इतने ऐसे पकड़ पकड़ के निकालने पड़ते। तब तो मैं कॉलेज से निकली थी, बहुत पुरानी बात है, 26-27 साल पुरानी बात हो गई। हाँ, तो मैगेट्स उनको बोलते हैं। तो ये जो धूपन है ना, वो तुरंत खत्म करता है उनको, कीड़ों को, कहीं पर भी हो गया। तो ये ये जो तरीका है धूपन का, प्रसूता को, यानी जो उसने अभी बच्चा पैदा होने के बाद जो माँ रहती है, उसको भी ये धूपन दिए जाते थे। जो बीमार रहते हैं उनके आसपास ये धूपन किया जाता था। अभी लंपी रोग आया था पीछे, लंपी में भी, तब भी सेशन हमने एक जब किया था, तो उसमें भी ये बात हुई थी, तो कि नीम और कपूर का धूपन जिनको दिया गया, गाय जो गाय थी, हाँ, तो उसमें हमने ऐसे किया कि एक उसमें क्या रहता है, वो तसला सा जो रहता है, उसमें नीम के पत्ते और उसमें कपूर और ये सब डाल के उसका धुआं किया, और इधर से पंखा चला दिया कि वो धुआं गायों के उस की तरफ ही जाए। तो उससे जो है फ्यूमिगेशन, यानी कि एक तरह से वो स्टरलाइज हो जाते हैं, उसमें जो कीटाणु है वो मरते हैं। तो इसलिए ऐसी जो भी चीजें हैं जिसमें कोई भी इन्फेक्शंस हैं, जिसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व है, वहां हम धूपन दे सकते हैं। तो जितने भी जख्म हैं उसमें भी धूपन छोड़ दिए हो। अच्छा, इसी तरह से हम सीधा जो जहां जख्म है, तो वहां पे रोपण द्रव्य है, जो भी रोपण द्रव्य है, अगरू है, राल है, मधुयष्टि है, ये सारी चीजें डाल के, हल्दी भी डाल सकते हैं उसमें, और उसमें बच्चा भी डालिए ताकि शोधन भी करे, क्लीन भी करेगा वो उसको, और जख्म को धूपन दीजिए। 5 मिनट कम से कम एक जगह पे धूपन देना है जहां जख्म है वहां पे, चाहे वो डायबिटिक नॉन हीलिंग अल्सर्स हैं, गैंग्रीन्स हैं, चाहे वो कैंसर के जख्म है, तो उनको धूपन हम दे सकते हैं। आप प्लीज जहां कहीं पे भी आप हो, सबको बताइए, और जिनको आप बताते हैं उनको आप ये जरूर कहिए कि वो आपको फीडबैक जरूर दे 1 महीने 2 महीने के बाद, और जब आपके पास फीडबैक आए तो आप हमें जरूर दीजिए वो फीडबैक। जी बिल्कुल। तो हम लोग जिनके अंदर जख्म है, पेट के अंदर, उनको भी हम ऐसे धूपन नाक से भी दे सकते हैं। बाहर के जख्म को तो डायरेक्ट दे सकते हैं ना, वो तो हमको पकड़ में है। जो बाहर वाली चीजें हैं वो दिखने में भयानक लगती हैं, लेकिन उनको मैनेज करना आसान है। जो अंदर है, जो दिखाई नहीं पड़ रहा, उसको तो हम देख ही नहीं ना पा रहे कि वो अंदर क्या क्या है। तो लेकिन फिर भी ये हुक्के के जरिए या इसके धूपन के जरिए धूपन करना चाहिए, कैंसर पेशेंट को भी करना चाहिए। हुक्के में जो औषधियां हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें उसको हम लोग गुलकंद में मिला देते हैं या देसी घी में मिला के, और फिर जो हुक्का रहता है उसमें छोटा सा हुक्का लेके, क्या बोलते हैं उसको, छोटे वाले को, हाँ, उसमें एक ये गाय के गोबर का उपला जो रहता है उसको रख के, और पहले औषधियां रखते हैं, फिर उसके ऊपर वो उपला रखते हैं, और फिर जो उसका इधर वाला हिस्सा रहता है, कहाँ गया चौक, ऐसे रहता है ना हुक्का, है ना, ये तो यहाँ से जो धुआं निकलता है, अगर बड़ा हुक्का है तो अस्थमा के पेशेंट को भी दे सकते हैं। बड़ा हुक्का है तो तीन ही, वो 3 कश लेगा। छोटा हुक्का है तो उसमें उतनी ही औषधि आती है जितनी एक पेशेंट के लिए चाहिए, वो उसको पूरा खत्म करेगा। तो पहले औषधि डालनी है, ऊपर से आपको गाय का उपला जो है वो रखना है जी, और धुआं यहाँ से इधर जाता है। ये बाद में डालना है और क्या नहीं, वो पहले ही मिक्सचर बनाना है। वो मैं अलग अलग चीजों के लिए कैसे कैसे धूपन है वो ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगी, मुझे याद करवा देना।
तो वो उसमें शेयर कर देंगे अलग अलग चीजों में धूपन हम किस किस चीज से दे सकते हैं, क्योंकि समय की बहुत सीमा है। अभी ऑलरेडी 1 से ऊपर हो गया, किसी को भूख नहीं लगी? वैसे भी तो 2 ही वक्त की रोटी होती है ना। किसी भी शास्त्र में, किसी कहानी में, किसी लड़ाई झगड़े में, किसी ताने में, किसी लोकोक्ति में, किसी कहावत में 2 ही वक्त की रोटी की बात होती है। हम खाते रहते हैं पूरा दिन। रोटी नहीं मिलेगा 2 ही जून होती है भैया, 3रा जून तो हमने खुद ही जून खराब करने के लिए किया है। तो वो कहते तो हैं कि एक समय जो खाए वो योगी, 2 समय खाए भोगी और 3 समय खाए वो रोगी। अब मर्जी है आपकी, क्योंकि तन भी है आपका, मन भी है, और धन जो आप बाद में डॉक्टरों को देंगे वो भी आपका। यहाँ पे तीनों जन का दर्शन भी है, योगी जी, दादाजी हैं, हाँ, योगी लोग भी हैं। योगी राजू जी हैं। बाकी मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी धीरज के बारे में, कि धीरज और मैंने बहुत लड़ाइयाँ की हैं। अब इसके लिए मुझे माइक चाहिए, शांति बनाए। ये तो मैं माइक में बोलना चाहूंगी, हाँ, और ऑन करना चाहिए, ऑन करना पड़ेगा। तो धीरज ने और मैंने बहुत लड़ाइयाँ की हैं, क्योंकि हम दोनों ही क्रांतिकारी हैं, तो कोई और मिला नहीं तो हम आपस में ही लड़ते रहते थे। लेकिन इतनी लड़ाइयों के बावजूद भी हम आज साथ में हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ध्येय है वो शायद एक ही दिशा की ओर हमें लेके जाता है। तो मैं बहुत नमन भी करूंगी धीरज आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद भी करूंगी, और बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए, जो भी आप एक मिशन लेके चल रहे हैं। तो मैं ये हमेशा कहती हूँ कि जिस किसी भी व्यक्ति का जीवन का कोई ध्येय है, कोई उसका गोल है, कोई उसका मिशन है, जो भी व्यक्ति एक मिशन को लेके जी रहा है, वो किसी भी सन्यासी, किसी साधु संत से कम नहीं है। क्योंकि जीवन का अगर एक उद्देश्य है तो ही हम मनुष्य हैं, अगर उद्देश्य नहीं है तो हम मनुष्य नहीं है। फिर तो जानवरों की तरह आए, खाया पिया, बच्चे पैदा किए और फिर मर गए। तो उद्देश्य जीवन का एक होना एक बात है, लेकिन वो सत्व है, वो सत्व गुण हुआ ना, सत्व गुण से ज्ञान हुआ और एक आइडिया आया, एक उद्देश्य बना। लेकिन रजोगुण से उसके ऊपर कार्य करना, उसके लिए लड़ना, लगातार लगे रहना, हार नहीं मानना, बैठ नहीं जाना, थक के चलते रहना। और उससे क्या होता है ये आज आप धीरज जी को देख के सीख सकते हैं कि जब निरंतर हम प्रयास करते रहते हैं तो नतीजा क्या रहता है, वो ये उसकी एग्जाम्पल है। तो मेरा बहुत बहुत नमन है, और आप सभी को भी। वो इसलिए क्योंकि जब आप यहाँ पे आए हैं तो इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं आपके भी मन में वो पीड़ा है, जो स्थितियां हैं उसको देख करके आपके मन में भी वो इच्छा है कि मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे कुछ अलग करना है ना। और अलग सीख के कैसे हम मानवता की जो है वो मदद कर सकते हैं, और किस तरह से हम समाधान, जो नया समाधान है वो समाज को दे सकते हैं। तो ये पीड़ा जो हम सबके हृदय में है, इसके लिए मैं आप सबको भी नमन करती हूँ। मेरा वंदन है आप सबको, और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। प्रणाम।